So, hello everyone. My name is Surbhi Goyal, and I have secured All India rank 78 in this year's examination. And I know कि आप लोग थोड़ा सा थक गए होंगे एक पूरी टॉपर टॉक सुन के, and you must be thinking कि एक और. So I will try to give you some good advice which I have, and hopefully you will get some nice thing from what I am going to say. And I'll be very grateful कि अगर आप में से किसी को भी मेरी कोई भी बात से हेल्प मिलती है तो. एंड उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को. ये मेरा यूपीएससी में 3rd अटैम्प्ट था. इससे पहले मैंने 2 बार और अटैम्प्ट दिया है और उनमें मेरा प्रीलिम स्टेज क्लियर नहीं हो पाया था. एंड मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ. और दैट्स अबाउट माई सेल्फ. सो इससे पहले कि मैं थोड़ी सी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी शुरू करूँ, मैं आप लोगों को कुछ जनरल बातें बताना चाहती हूँ जो मेरे ओपिनियन में यूपीएससी क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और मैं उनको सिर्फ 2 चीज़ें मानती हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक है कंसिस्टेंसी और एक है कॉन्फिडेंस. तो मैं सबसे पहले कॉन्फिडेंस के बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोगों ने अभी शुरू किया है. एंड ये बात मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगी जो इस वीडियो को देखेंगे फ्यूचर में, कि अक्सर जब हम यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं तब तो हम बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. बट ओवर टाइम पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर सेल्फ डाउट क्रीप इन होने लगता है. एंड स्पेशली जब पेपर पास आता है तब तो बस सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. वी आर ऑफन वंडरिंग कि हमारा होगा या नहीं होगा. ठीक है कि व्हाट अबाउट कि सम पीपल आर बेटर देन अस. कुछ लोग पहले से अटैम्प्ट दे रहे हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट वालों को ये लगता है. एंड जिन लोग का एक बार नहीं होता है, आप लोग तो सब फ्रेशर्स हैं बट हर किसी का फर्स्ट टाइम में तो नहीं होता. वैसे आई विल प्रे एंड होप कि आप सबका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए. देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट. बट रियलिटी है कि नहीं हो पाता. तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जब नहीं हो पाता तब तो बहुत ज़्यादा डाउट आता है. तो आई वुड से अबाउट इट कि जो आपने जोश पहले दिन लिया था जब आपने यूपीएससी के लिए डिसाइड करा था कि मैं यूपीएससी करूँगा, उस दिन भी आपको पता था ये टफ एग्ज़ाम है. तो उस जोश को अपने मन में हमेशा याद रखना. जब भी आपको फ्यूचर में कभी स्ट्रगल हो, सेल्फ डाउट हो, आपको लगे कि पता नहीं यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो आप उस अपने फर्स्ट डे को याद करना कि आप कितने कॉन्फिडेंट थे उस दिन, इसलिए आपने यूपीएससी डिसाइड किया. अब यूपीएससी सबको ही पता है कि मुश्किल एग्जाम है, ऐसा तो कोई नहीं है, और फिर भी आप लोग यहाँ बैठे हैं. तो दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. ठीक है, तो उस कॉन्फिडेंस को बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं कॉन्फिडेंस के बारे में इतना क्यों बोल रही हूँ, तो एक्चुअली इट मीन्स अ लॉट. कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बट कॉन्फिडेंस आप में नहीं होगा सो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम. एंड दिस इज़ द वेरी हार्श रियलिटी. यूपीएससी सिर्फ ये नहीं देखता है कि आप पढ़कर आए हो या नहीं पढ़कर आए हो. यूपीएससी इज ऑल्सो सीइंग इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट. वो जानबूझ के प्रीलिम्स में 100 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन आपकी स्टैंडर्ड किताबों में से डाल रहा है. सो इट ऑल्सो नोज की कट ऑफ जो है वो ऊंची है, तो आपको कुछ क्वेश्चन तो गैस वर्क से करने पड़ेंगे. सो इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन क्या होगा कि जो आपको आता है वो गलत हो जाएगा और एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी नहीं रहेगी. ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है. जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी. एंड अगर मुझसे कोई सिंगुलर एडवाइस मांगेगा तो मैं उसको यही बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आप पूरे साल पढ़ रहे हो अच्छे से तो बी कॉन्फिडेंट. पढ़ो पहले, लेकिन उसके बाद यू शुड बी कॉन्फिडेंट. देयर इज़ नो रीज़न कि आप कॉन्फिडेंट ना फील करो. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. एंड जब आप एग्ज़ाम फिर देने जाओगे तो आपको जो चीज़ें याद हैं वो आप कर पाओगे मार्क. और दूसरी बात क्या होती है कि जब आप पेपर देखते हो तो कुछ चीज़ उस मोमेंट पे स्ट्राइक नहीं करती, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, काम हो, तो क्या होगा, दोबारा से जब आप आओगे उस क्वेश्चन पे प्रीलिम्स में तो वो आपको रिकॉल हो जाएगा. एंड अगर आप स्ट्रेस्ड हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो आई एम श्योर कि वो नहीं आएगा आपको याद. और ये ह्यूमन साइकी है, इसमें आपको नई बात नहीं बता रही हूँ, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये बात मेंस पे भी और इंटरव्यू में हर स्टेज पे अप्लाई होती है. तो आज से ही आप ये बात मेरी याद रखना, अगर आपको एक चीज़ लेनी है तो, कि जब भी आपको सेल्फ डाउट हो तो प्लीज़ अपने ऊपर बिलीव करना. उस टाइम पे सोचना कि मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अपने ऊपर विश्वास रख सकता हूँ. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट. एंड सेकेंड चीज़ होती है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग एग्जाम है. ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे इंजीनियरिंग करी थी, तो इंजीनियरिंग में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 2-3 दिन पहले पढ़कर जाते हैं और क्लियर हो जाती है इंजीनियरिंग, बढ़िया है. तो ऐसी यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं है.
यूपीएससी में आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, और वो इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस जो है वो लेंदी है अपने आप में कवर करने में। अगर आप लिमिटेड भी पढ़ोगे तब भी वो लेंदी है। एंड सेकेंडली, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपको याद नहीं रहेगा पेपर के टाइम तक। आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो ही आपका एक अच्छा फाउंडेशन बेस बनेगा। एंड इफ़ यू आर एबल टू फॉर्म अ गुड फाउंडेशन बेस, ओनली देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन मेंस। एंड मेंस है जो मेन चीज़ है, प्रीलिम्स तो मतलब एक स्टेपिंग स्टोन होता है हमारे लिए, पर मेंस है जो आपको एक्चुअली आपकी क्या कहते हैं डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। तो इंटरव्यू जो है वो भी एक एग्ज़ाम है। मेरे ओपिनियन में मेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाउ आई विल स्टार्ट विद द मेंस थिंग, एंड उसके बाद मैं प्रीलिम्स की डिस्कशन करूँगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अक्सर नोटिस किया है स्टूडेंट्स में कि वो क्या करते हैं कि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स ये सब तो पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमारे प्रीलिम्स में भी आते हैं। बट व्हाट अबाउट सिक्योरिटी, व्हाट अबाउट सोसाइटी, व्हाट अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, व्हाट अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये चीज़ें अक्सर आप लोगों में से कुछ लोग इग्नोर कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही गलतियाँ की थी। तो आई वुड वांट कि आप में से कोई भी ये गलतियाँ ना करें। एंड व्हाट यू शुड डू इज़ कि आपको सिर्फ पॉलिटी या हिस्ट्री पढ़ने की जगह GS 1, 2, 3, 4 इनको पढ़ना चाहिए लाइन वाइज। मतलब आप ऑर्डर थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो प्रीलिम्स से पहले का टाइम है, जो ये पूरा साल है जब आपने प्रीलिम्स की स्पेसिफिक तैयारी नहीं शुरू करी है, उस टाइम पे आप लोग को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। डोंट लिमिट योरसेल्फ टू दीज फ्यू सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो GS 1 में आप शुरू करते हैं तो वहाँ से आप शुरू करिए कि आपने हिस्ट्री अगर पढ़ लिया तो उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर भी कवर कर रहे हो, और उसके बाद आप सोसाइटी हो गया या फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हो गया, इनको भी कवर कर रहे हो। बिकॉज अगर सपोज आप सिर्फ प्रीलिम्स की स्टडी कर रहे हैं देन प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, देन व्हाट। तो मेंस में बहुत लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके आते हैं, एंड आई वुड से कि मेंस की जो चांस मिलती है आपको, यू शुड वैल्यू इट अ लॉट। तो मेंस की जो चांस आपको वैल्यू करने का टाइम तब नहीं होगा जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। मेंस को वैल्यू करने का टाइम आज है, अभी से है। तो व्हाट यू शुड डू इज़ कि यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, एंड आई स्टार्ट विद एसए विद दैट। तो एसए के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, एसए में आप लोगों को वीकली या बाई वीकली एसए लिखने चाहिए मेरे ओपिनियन में। इससे क्या होगा, आप लोगों का एक वो डेवलप हो जाती है कंसिस्टेंसी, और धीरे धीरे क्या होता है राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं। अगर आप सोचोगे कि मेरे राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं और मैं सीधा लिखाऊंगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि हर एग्जाम की अलग डिमांड होती है। अगर राइटिंग स्किल्स अच्छी भी हैं तो हम यहाँ पे किताब नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे एसए लिख रहे हैं। एंड एसए के लिए आपको क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो इंग्लिश कैसे अच्छी होगी, इंग्लिश सडनली अच्छी नहीं होगी। इंग्लिश अच्छी करने के लिए भी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो यू शुड स्टार्ट विद टुडे, एंड जब वीकडे आए आपका तब उस दिन आप एसए लिखिए, और दोबारा वीकडे आए तब दोबारा एसए लिखिए, और ये एसए के टॉपिक्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पिक करिए, और उसमें भी आप फिलोसफिकल ज़्यादा पिक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो टॉपिकल एसेज होते हैं दे विल बी कवर्ड ऑटोमेटिकली विद योर GS। तो वो आप बाद में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव कवर्ड सोसाइटी इन GS 1 तो उसमें विमेन का टॉपिक है, तो उसके बाद आप विमेन बेस्ड एसए लिख सकते हैं और वो आपका अच्छा ज़्यादा होगा। लेकिन जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जॉय इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड, तो ये सब जो चीज़ें हैं फिलोसफिकल, इनमें हमें नर्वसनेस रहती है नेचुरली। और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि यूपीएससी जो है आजकल वो फिलोसफिकल क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछता है एसए में। अगर आपने 2021 का पेपर देखा हो एसए का, सो यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फिलोसफिकल इन नेचर। तो इसीलिए आपको फिलोसफिकल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड हाउ टू राइट अ फिलोसफिकल एसए, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट यू शुड डू इज़ कि आप लोग को ये सोचना चाहिए कि आप लोग एसए में एक तो इंट्रोडक्शन होता है, एक उसकी बॉडी होती है, और एक उसका कंक्लूजन होता है। एसए के इंट्रोडक्शन को आप लोग पोएम से शुरू कर सकते हैं। पोएम कहाँ से आएगी, कुछ पोएम्स होती हैं जो अच्छी होती हैं, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, सबने पढ़ा होता है स्कूल टाइम में उनको, या आपको कोई भी पोएट पसंद है, हिंदी कवि भी हो सकते हैं कोई, और आप खुद अगर पोएम लिखते हो तो खुद पोएम अगर आप लिखते हो तो वो आप लिखिए। मेरे को पोएम लिखना पसंद था तो मैं ऑन द स्पॉट कोशिश करती थी कि मैं लिखूं पोएम को। तो ये प्रैक्टिस से आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले दिन ऐसे लिखा और मैंने पहले दिन ही अपने इंट्रोडक्शन में पोएम लिख दी, ऐसे नहीं होता है। बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आप पोएम लिख पाओगे। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी फ्यू पीपल राइट पोएम इन द बिगिनिंग, तो आपका ऐसे वहीं पे यूनिक हो गया। द एग्जामिनर विल ट्राई टू रीड इट।
आपको ये सोचना चाहिए जब भी आप जीएस की प्रैक्टिस करो कि एवरीवन इज़ राइटिंग, तो मैं ऐसा अलग क्या करूँ कि मेरे एग्जामिनर मेरी कॉपी पढ़ना चाहे। तो ये मेहनत होती है जहाँ पे आप अपने एफर्ट्स यूनिक डाल रहे हो। ये नहीं कि हमने सबकी सेम चीज़ पढ़ ली और हम सोच रहे हैं कि हमारे अलग नंबर आ जाएंगे। अगर हम सेम चीज़ करें तो सेम ही नंबर आएंगे, कुछ अलग कर रहे हैं तो ही अलग आएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज पोएम, अनदर थिंग इज यू कैन स्टार्ट विद अ स्टोरी। ये आपको पता होगा वैसे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू रीइटरेट बिकॉज आई थिंक ऐसे बच्चे इग्नोर करते हैं, दैट्स वाई। सो पोएम लिख सकते हो आप, स्टोरी लिख सकते हो आप, लोग एनेक्डोट लिख सकते हो। स्टोरी होती है जो आप क्रिएट करते हो, एनेक्डोट इज समथिंग दैट इज हैपेंड इन रियल वर्ल्ड, तो आप ये कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आप स्टोरी से जो शुरू करें तो उसको आप कंक्लूजन में वापस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक होलिस्टिक वे होता है बात को कहने का। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज वन एसे आई प्रैक्टिस वंस, जिसमें टॉपिक था कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं पर हमें दूसरों का सपोर्ट चाहिए होता है, वी कांट वॉक अलोन थ्रू आउट द होल जर्नी। सो इसमें मैंने एक स्टोरी बताई एक सक्सेसफुल पर्सन की, जो कि बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में वगैरह वगैरह, लेकिन जब उसको प्रॉब्लम आती है ही हैड नोबडी टू शेयर, एंड इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है एंड एग्जाइटी हो जाती है उसको, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू टॉक अबाउट हिज फीलिंग्स विद एनीबडी। एंड शुरुआत में मैंने थोड़ा सा नेगेटिव बताया उसके बारे में, एंड धीरे धीरे explained how he started talking with his mother. So his mother was very supportive of him. And in the last I told, in the conclusion part, that now he's a very social person and he understands the value of maintaining friendships, talking to people, and how this helps in his mental health. So this is just a way how you can begin with the story. This is not a very good example of story, to be honest. But what I'm trying to say is that you should begin with the story and conclude it on a more positive note. And another thing is, in the philosophical, I am only tackling mainly philosophical essays because I think topical are very easy. In the body of philosophical essays, so I'll take this example of great power comes great responsibility. So what you should do in this aspect is that जो अभी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उन सबको रिवाइज करना। जब आप ऐसे लिख रहे हो फिलोसफिकल, आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आप हिस्ट्री के बारे में सोचना। तो हिस्ट्री में आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के पास एक ग्रेट पावर थी कि वो इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, तो उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा किया कि उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में मदद करी। सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये आपको पता है, लेकिन मैंने उसको एक एस्से में कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हो कि लीग ऑफ नेशंस थे, लेकिन उन्होंने जर्मनी को रोका नहीं और इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 हुई। तो दिस इज़ अनदर वे हाउ यू कैन राइट एन एग्जाम्पल। अगर आप साइंस की बात करोगे तो आप सबको पता है कि आज हमारे पास जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट पावर, बट आर वी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट? क्या हम ह्यूमंस की जीन एडिटिंग सेफली कर रहे हैं या विल इट बी डिजास्टर्स? तो आप उसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हो, नेगेटिव में भी लिख सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट रिकॉल ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स, रिकॉल पॉलिटी, रिकॉल हिस्ट्री, रिकॉल सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो भी आपने पढ़ा है। इन्वायरमेंट में आप बोल सकते हो कि आज हमारा इन्वायरमेंट इतना खराब हो गया है एंड व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? हमारे पास एक पावर है, हम एज इंडिविजुअल्स हमारे पास पावर है, बट आर वी बीइंग रिस्पॉन्सिबल इनफ? सो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके ऐसे में एक शो होता है कि आपने एक थॉट डाली है। इसके अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हो, कोई पिक्चर देखते हो, आपने कोई बुक पढ़ी है जो आपके ऐसे के टॉपिक को शो करती है, तो आप उसको उसमें मेंशन कर सकते हैं एंड दिस एग्जामिनर विल नो कि आपने अपना एक यूनिक पॉइंट डाला है। इसके अलावा मैं ऐसे में कोटेशंस डालने की कोशिश करती थी। और कंक्लूजन में आप लोग फिर से, अगर आप स्टोरी नहीं लिखना चाहते हो तो इसमें आप उसके अलावा पोएम अगेन मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पेपर में मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम आती है, लंबी सी पोएम है, जहाँ पे वो बताते हैं कि ह्यूमंस को लगातार सोचते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, उनका माइंड जो है शैकल्स में नहीं होना चाहिए। तो वो मैंने उससे कंक्लूड करा था, उसको लर्न करके मैंने लिखा था। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग डू द एग्जैक्ट थिंग्स, आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज एंड आई एम ट्राइंग टू पुश यू टू राइट एसेज। ऐसे आप लिखेंगे तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि गिफ्ट है बाय यूपीएससी, बिकॉज ऐसे में आप जितनी मर्जी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं एंड आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप आज से शुरू करोगे और अगर आप अगला मेंस दोगे जो 2023 में है, सो जस्ट इमेजिन हाउ वेल यू विल बी बाय देन। अगर आप डेली नहीं वीकली या बाई वीकली एसेज लिखते हैं तो। एंड नाउ विल बिगिन विद GS1। तो GS1 के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि GS1 जो है स्टैटिक है मोस्टली हमारा, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स से इतना वरी नहीं करना चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की अवेयरनेस रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस बार क्वेश्चन आया था कि रिसेंट 2021 में ही वॉल्केनोस कौन से इरप्ट हुए हैं। सो ये शो करता है कि हम कहाँ पे अवेयर रह सकते हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर्स इन GS1। तो GS1 में आप लोग को बेसिक सोर्सेज आई होप पता होंगे, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट आई विल मेंशन इट वंस। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने पढ़ी थी फाइन आर्ट्स NCERT जो 12th में आती है क्लास की, और उसके अलावा मैंने CCRT पढ़ा था। एंड उसके अलावा जो नितिन सिंघानिया किताब है उससे मैंने कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स कवर करे थे जो इन दोनों में कवर नहीं हो रखे थे वो।
फॉर एग्जाम्पल उसमें भक्ति सूफी मूवमेंट्स की लास्ट में टेबल है, तो वो बहुत अच्छी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स के लिए तो एक ही चीज़ है कि उसको रटना है, बट फॉर GS व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ट्राई टू ड्रॉ वेरियस केव्स। जो पेंटिंग्स होती हैं भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं उनको आप अपने आंसर में ड्रॉ कर सकते हैं, जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके आंसर में एक यूनिक चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप लिटरेचर पढ़ते हैं और लिटरेचर में आपने कालिदास के बारे में पढ़ा, तो कालिदास इज रिटन सेवरल वर्क्स, सो यू कैन रिमेंबर 2 of them, यू आर रिमेंबरिंग देम फ्रॉम प्रीलिम्स एनीवेज। तो आप उनको मेंस तक याद रखिए, और मेंस में जैसे उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी, तो जब लिटरेचर की बात आएगी कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या लिटरेचर लिखते थे, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। सो नॉट एवरीबडी रिमेंबर्स द लिटरेचर्स नेम, एवरीबडी रिमेंबर्स द नेम ऑफ कालिदास, यू कैन मेंशन हिज वर्क ऑल्सो। सो ये चीज़ें जो है मैंने खुद से ट्राई करी हैं और मैंने खुद से कोशिश करी कि मैं अपने आंसर को यूनिक कैसे बना सकती हूँ, एंड दीज विल कम विद टाइम। तो टाइम जो है वो कैसे होता है कि जब आप रोज़ पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में अलग अलग आइडियाज़ आएंगे कि मैं अपने आंसर को ऐसे इम्प्रूव करूँ, ठीक है। और उसके बाद आती है हिस्ट्री के लिए आई थिंक सबको ही पता है स्पेक्ट्रम। मैंने स्पेक्ट्रम को ही पढ़ा था सिर्फ, मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी। और उसके अलावा ओल्ड NCERTs मैंने रेफर करी थी फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। तो एक RS शर्मा की आती है और दूसरी सतीश चंद्रा की मेडिवल हिस्ट्री आती है। आई थिंक दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, तो मैंने दूसरी किताब नहीं पढ़ी थी। आई ट्राई टू लिमिट माई सोर्सेज, आई फोकस मोर ऑन रिवाइजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, इंस्टेड कि मैं क्या कहते हैं और किताब पढ़ूँ। आई थिंक कि अगर हम ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं तो हम एक को भी अच्छे से रिटेन नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो उससे हमारे दिमाग को फीड होता है कि ओके दिस इज़ द थिंग, एंड उस चीज़ में हम फिगर आउट कर सकते हैं कि ये तो मुझे याद है और ये मैं भूल गया, तो उससे आपको अच्छा आइडिया लगेगा। अगर आप अलग अलग सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो आपका यही चलता रहेगा कि एक और बात पता चल गई, एक और बात पता चल गई। एटलीस्ट जो पता चली है पहले उसको तो हम समझ लें अच्छे से। सो दिस इज़ व्हाट आई फोकस्ड ऑन। सो GS1 में जब मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ तो मैं मेनली अभी मेंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। एंड व्हाट यू शुड डू फॉर मेंस इज कि GS1 में जब आप लिख रहे हैं आंसर्स, तो आपको कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए आपके आंसर्स को कैसे अच्छा बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैप बना सकते हैं, और मैप बनाने में मैंने देखा है बहुत लोग हेजिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात है और उसमें आपको एक लोकेशन मार्क करनी है मैप पे कि यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो इसमें अब सबको लगता है कि हमें पता ही है कि हाँ दिल्ली, मेरठ, ये सब लोकेशंस है, पानीपत है, तो मैं क्यों मार्क करूँ। तो सबको पता है लेकिन नॉट एवरीवन इज ड्राइंग द मैप। तो आप हेजिटेट मत करिए कि ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, एग्जामिनर सोचेगा मैं ये क्या बना कर आया हूँ। एग्जामिनर को छोड़ो, आप ये सोचो कि आप अपने आंसर में एक मैप डाल रहे हो, एंड नॉट एवरीवन इज पुटिंग दैट एफर्ट। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें करिए। आप मैप जहाँ पे भी बना सकते हैं, इवन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इवन इन ज्योग्राफी, आप मैप्स यूज़ करिए। एंड अनदर थिंग यू कैन डू फॉर हिस्ट्री इज़ कि जब आप बात करते हैं अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि साइमन कमीशन है, जलियांवाला बाग है, तो इस टाइम पे कौन सा वाइसरॉय था, या फिर क्या INC को इस टाइम पे सेशन हुआ था, वो सेशन हुआ था तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे। इस टाइप की चीज़ों को आप अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। इससे आपका आंसर जो है यूनिक बनता है, बिकॉज आप शो कर रहे हैं कि आपको उस समय को आप समझ के उस समय को आप पिक्चराइज कर रहे हैं एग्जामिनर के सामने, व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। And for geography, I used to mainly 2 sources. First, I use NCERTs of class 11th and 12th. And second, एक मृणाल सर की YouTube चैनल पे रजतानिल मैम करके एक हैं, उनके ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं। तो ज्योग्राफी मुझे समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, तो आई थॉट कि मुझे क्योंकि मैंने पूरे टाइम सेल्फ स्टडी करी है, तो मुझे लगता था कि मुझे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अगर आप लोग को अपनी क्लासेस से मिल रही है दैट इज़ वेरी नाइस, बट वो लेक्चर्स मुझे बहुत हेल्पफुल लगे। एंड वो लेक्चर्स और उसके अलावा जो NCERTs हैं उनको मैंने ज्योग्राफी के लिए रेफर किया था। ज्योग्राफी में अगेन आई वुड से कि आप मैप्स बनाइए हर चीज़ के, और जहाँ पे आपको लगता है फैक्ट्स डाल सकते हैं वहाँ पे फैक्ट्स डालिए। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लड्स की बात करते हैं, ये बात डिजास्टर मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती है जो GS3 में आता है। अगर आप फ्लड्स की बात कर रहे हैं तो फ्लड सपोज हमारी कंट्री में 12% एरिया में आता है, तो वो आप फ्लड्स मैप पे बना सकते हैं कि हाँ यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं और इतने % एरिया में आ रहे हैं। तो दिस इज शोइंग कि आपको एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है, आप सिर्फ ये नहीं बोल रहे हो कि हाँ फ्लड्स ये हैं। और इसके अलावा आता है हमारे GS1 में वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। इन दोनों को मैं कहूँगी प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो इन्हें इग्नोर करते हैं, एंड मैनी पीपल को क्या होता है, लोगों को आता है आलस होता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का तो एक ही क्वेश्चन आएगा, इसका तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। सो आई वुड आस्क यू पीपल कि अगर आपको मेंस लिखने का चांस मिला है एंड व्हेन यू नो दिस देयर इज सच टफ कंपटीशन, देन व्हाई वुड यू वांट टू लीव अ सब्जेक्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, एंड आई वुड से कि आप चाहे मतलब उतना टाइम मत लगाइए ऑब्वियसली जितना आप हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में लगाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ज्योग्राफी की हाईएस्ट वेटेज है GS1 में,
लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. एंड हाउ डू यू नो यूपीएससी कल को अगर उसमें से 4 क्वेश्चन पूछ ले दोनों से मिलाकर, देन व्हाट विल यू डू? सो इसीलिए आई वुड एडवाइस कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत कीजिए. फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आई यूज़ दी एनसीईआरटी ऑफ 12th क्लास, तो वो सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस पे ही है एंड इट इज़ अ वेरी गुड बुक, यू कैन यूज़ इट. एंड फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने मृणाल सर की वेबसाइट में उन्होंने नोट्स फॉर्म में दे रखा था, मैंने सिर्फ उसको ही रेफ़र किया था. वर्ल्ड हिस्ट्री की एक एनसीईआरटी भी आती है, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ उसको मत पढ़िए, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव है. दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी. व्हेन आई मीन कि कवर दोज चैप्टर्स, आई जस्ट मीन दैट कवर देम सो दैट यू कैन राइट अ प्रॉपर 10 और 15 मार्क आंसर. आई डोंट मीन कि उनमें पीएचडी करने लग जाए, पूरे आप वर्ल्ड हिस्ट्री का एकदम लगे पड़े हैं और 1 महीना हो गया और आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं. डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट कवर द सिलेबस. जब आप सिलेबस कवर कर चुके होंगे तो आप जब मेंस देने जाएंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जो इंटरकनेक्शंस होते हैं, क्वेश्चंस जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप उनको भी आंसर कर पाएंगे अगर आपने सिलेबस अपनी एंड से कवर करा होगा. तो अगर आपने सिलेबस ही नहीं कवर करा है, देन हाउ आर यू बेसिकली प्रिपेयर्ड? अगर आप बेसिक कर प्रिपेयर करके गए हैं अपनी तरफ से, तो जब आप पे कोई बाउंसर आएगा, देन यू विल बी एबल टू डॉज इट, इन माई ओपिनियन. एंड द लास्ट थिंग इन GS1 इज सोसाइटी. सोसाइटी के लिए मैंने क्लास 12th और 11th की 2 NCERTs आती हैं, उनको रेफ़र किया था, और वो काफ़ी बेसिक और सिंपल किताबें हैं मेरे ओपिनियन में. आई थिंक उनको आपको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट रेफर टू द सिलेबस जो गिवन है यूपीएससी में, और उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ सकते हैं उन किताबों को. तो व्हेन यू विल रीड द सोसाइटी बुक्स, यू विल रियलाइज कि व्हाट सोसाइटी एक्चुअली मीन्स. बहुत लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के जनरल क्वेश्चन होते हैं तो उनको छोड़ दिया कि पेपर में डायरेक्ट लिख देंगे. प्लीज़ डोंट डू दिस. एंड अनदर थिंग इज़ कि जब आप सोसाइटी के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, सो वॉट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन मैंशन वेरियस फिलोसफर्स एंड थिंकर्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर गांधी जी की बात मैंशन किया करती थी कंक्लूजन में, तो लोगों को लगता है कोटेशन सिर्फ एस्से या एथिक्स के लिए होती है. प्लीज़ डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. आई यूज़ कोटेशन इन ऑलमोस्ट एवरी GS पेपर. ठीक है. सो गांधी जी जैसे कहते हैं कि एक सोसाइटी का ट्रू टेस्ट है कि व्हेन डाइवर्स पीपल कैन लिव टुगेदर, सो मीन्स देयर इज नो कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म एंड थिंग्स लाइक दैट. सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें अक्सर यूपीएससी अक्सर पूछता है डाइवर्सिटी के बारे में हमारी इंडिया की, तो आप वो उस टाइप का कंक्लूजन लिख सकते हैं. यू कैन मेंशन थिंग्स लाइक वसुधैव कुटुंबकम, जो इंडिया बिलीव करता है इस थ्योरी में. तो जब आप इस तरीके की चीज़ें मेंशन करते हैं, तो इट मीन्स कि आप एक यूनिक थिंकिंग रखना चाह रहे हैं जो कि इंडिया की है. तो इस तरीके से और भी बहुत चीज़ें अगर आप सोचेंगे और ढूंढेंगे इस बारे में, दैट इफ़ यू आर पुटिंग एफर्ट इनटू योर आंसर्स, देन वो शो होएगा और उससे आपको ही नंबर्स मिलेंगे. सो डोंट हेजिटेट व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक एन आंसर, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक नोट्स. डोंट हेजिटेट कि यार आलस आ रहा है, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा. ठीक है. इफ़ यू हैव लिटरली, अगर आप इतनी आगे आ चुके हैं, देन डोंट हेजिटेट विद 2 more steps. सो अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस. एंड अनदर थिंग फॉर GS1 इज दिस, दैट आप ये चीज़ वैसे हर GS पेपर के लिए एप्लीकेबल है कि ट्राई टू यूज़ फैक्ट्स वेन एवर यू कैन. ट्राई टू यूज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन कंक्लूजन. रिमेंबर देम. यू विल हैव टू रीड देम 4-5 टाइम्स एटलीस्ट, ताकि आपको रिमेंबर हो जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. उनको आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर वाटर का क्वेश्चन है, अक्सर GS2 में आता है या GS3 में आता है, तो आप वाटर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मेंशन कर सकते हैं. विमेन पे आता है तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 मेंशन कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. अनदर थिंग इज कि अक्सर जो हमारा GS1 है उसमें विमेन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और हेल्थ एजुकेशन से भी लिंक हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी है उसमें, पॉवर्टी, हंगर, और ये चीज़ें जो है हमारे GS2 में भी आती है सोशल जस्टिस में. सो फॉर दिस व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड रीड द नीति आयोग रिपोर्ट. नीति आयोग की 2 रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, पूरी नहीं, इंडेक्स में से जो चीज़ आपके सिलेबस में है उसको रेफर करके, और सिर्फ सजेशंस वाला पार्ट जहाँ पे वो सजेशंस देता है, तो वहाँ पे मैंने हेल्थ, एजुकेशन, विमेन, तो ये पेपर 1, पेपर 2 दोनों पे एप्लीकेबल है. वो आप सजेशंस एंड में लिख सकते हैं. एंड डोंट राइट देम एज योर सजेशंस. यू शुड, मतलब ऑब्वियसली इफ यू हैव योर ओन सजेशन, दैट इज वेरी गुड, यू शुड राइट देम. I also wrote my own suggestions, but when you are mentioning Niti Aayog suggestion, mention that you are mentioning Niti Aayog, so that examiner knows that you have put some effort. And not everybody is reading Niti Aayog. Everyone knows about Niti Aayog. I'm not mentioning anything new to you people, but not everybody is reading it, and not everybody is able to remember it, and then not everybody is able to put it in the answer. So that is where the difference lies. ठीक है. So that is about GS1. And next thing is about GS2. So GS2 और GS3 में आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी नर्वस, बिकॉज वहाँ पे करंट अफेयर्स से लिंक करना होता है. तो आई वुड से कि करंट अफेयर्स से लिंक करना इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज टास्क एज इट इज़ मेड आउट टू बी. मतलब बहुत ही ईजी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव रेड अबाउट पार्लियामेंट इन पॉलिटी,
एंड ऑफन द न्यूज़ कम्स, कोविड टाइम में न्यूज़ आ रही थी पार्लियामेंट से रिलेटेड कि पार्लियामेंट के सेशंस नहीं हो रहे थे, और एक न्यूज़ आ रही थी कि अक्सर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफर नहीं किए जा रहे हैं जो बिल्स हैं. सो दिस इज़ करंट अफेयर्स. देखो इसमें बहुत मतलब कोई अलग सी जादूगर वाली बात नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे और हम कुछ अलग लोग ही हैं जो कर पा रहे हैं. एवरीबडी कैन डू दिस. एक्चुअली यू आर डूइंग दिस बट यू आर नॉट रियलाइजिंग इट कि आप कर रहे हैं. सो वॉट यू हैव टू जस्ट डू इज़ कि इफ़ यू हैव रेड पार्लियामेंट एंड इफ़ यू आर सीइंग द न्यूज़पेपर एंड उसमें पार्लियामेंट के बारे में लिखा हुआ है कि आज इस बार पार्लियामेंट की बहुत अच्छी फंक्शनिंग थी, या इस बार डिसिप्लिनरी कमिटीज़ जो है उनको कम रेफर किया गया, तो ये ही लिंकेज होता है. सो सपोज इस बार क्वेश्चन आया था पेपर GS2 में कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग इफेक्टिव है या नहीं है. सो आई एम ट्राइंग टू से कि आपको GS2 के आंसर कैसे लिखने चाहिए. यू शुड गिव अ बैलेंस्ड ओपिनियन. फॉर एग्जाम्पल इन दिस आंसर व्हाट आई डिड वाज आई फर्स्ट मेंशन्ड कि किस तरीके से हमारी पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग अच्छी है. फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने बहुत सारे बिल्स पास कर दिए, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिल्स वाज पास, सो दिस इज अ गुड थिंग. सो आई मेंशन द पॉजिटिव्स एंड देन आई मेंशन द नेगेटिव्स कि लेकिन हमने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ को तो नहीं रेफर किया, या फिर हमने जो है सिटिंग्स कम करी. तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें ही आपको अखबार में और अपनी करंट अफेयर्स के मैगजीन में मिलती हैं. यू जस्ट हैव टू फॉर्म अ बैलेंस्ड ओपिनियन. सो आपको जो भी मिलता है लक्ष्मीकांत में या फिर मैगजीन्स में, डोंट ट्राई टू रोट लर्न देम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो जस्ट अंडरस्टैंड कि ओके पार्लियामेंट में सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि कैसे बैठते हैं वो लोग या फिर कैसे सेलेक्ट होते हैं, बट यू आर एक्चुअली सीइंग अ फंक्शनिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. तो आप ये समझिए उस चीज़ को, और जब आप समझेंगे बिना रोट लर्न करे, सो यू विल बी एबल टू शो दैट इन योर आंसर. तो मैंने क्या किया था, मैंने इस आंसर में एक ग्राफ शो किया था, और उस ग्राफ के थ्रू मैंने शो किया था कि पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ को, कि पहले इतनी पार्लियामेंट कि पहले जैसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो थी उनको रेफ़र किया जाता था, और उसके बाद कम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को रेफ़र किया जा रहा है आज. तो यहाँ पे 1990s मैंने कुछ लिखा था, और यहाँ पे मैंने 2020 समथिंग लिखा था. सो ये चीज़ जो है, ऐसा नहीं कि फैक्ट मुझे डायरेक्ट मिल गया था ऐसे ग्राफ बना हुआ. सो ग्राफ बनाने बहुत आसान होते हैं और ये बहुत आई कैची होते हैं. ग्राफ के लिए न्यूज़पेपर में या आपकी जो करंट अफेयर्स मैगजीन है उनमें होता है कि पहले इतने को रेफर किया जाता था, बाद में इतने को. मैंने बस उसको ग्राफ के फॉर्म में शो किया है. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप यही चीज़ बनाइए, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आएगा भी नहीं अगले साल. वॉट आई एम ट्राइंग टू शो इज़ कि आपको मैं एक वे ऑफ थिंकिंग बताना चाह रही हूँ, दैट व्हेन यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स, व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, हाउ यू शुड थिंक, कि इस तरीके से मैं इस चीज़ को शो कर सकता हूँ अपने आंसर में. पहले उसको समझ सकता हूँ और फिर शो कर सकता हूँ. तो पॉलिटी के लिए मैंने मेनली लक्ष्मीकांत ही रेफ़र करी थी, और मैंने कोई उसके लिए NCERT या कुछ और नहीं पढ़ा था. आई थिंक लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन सफिशिएंट, और प्रीलिम्स के लिए तो स्पेशली. एंड उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है उसमें गवर्नेंस के लिए मैंने ARC रिपोर्ट जो है सेकंड ARC वो पढ़ी थी. एंड सेकंड ARC को पूरा नहीं पढ़ना होता है. आई हैव एक्चुअली गूगल्ड इट टुडे एंड आई हैव लिस्टेड ऑल द ARC द नंबर्स दैट आई स्टडीड. सो आई एम गोना जस्ट टेल यू कि कौन कौन सी ARCs पढ़नी चाहिए आपको. तो एक हमारी टोटल 15 ARCs होती हैं, मतलब 15 रिपोर्ट्स हैं सेकंड ARC में. आपको 15 की 15 नहीं पढ़नी है. यू शुड रीड द फर्स्ट वन RTI पे है. RTI आपको जो है पेपर 4 में काम आएगा. पेपर 4 में RTI का एक टॉपिक है. एंड पूरी रिपोर्ट फर्स्ट वाली भी नहीं पढ़नी है, ये नहीं कि मैंने फर्स्ट बोल दिया तो आपको पूरी पढ़नी है. यू हैव टू रीड इट ओनली टू द एक्सटेंड दैट आपको सजेशंस पढ़ने हैं. जो सजेशंस हैं वो चैप्टर के एंड में होते हैं. एंड इवन जो आपका वो है क्या कहते हैं, एक अलग से समरी रिपोर्ट आती है ARC की. जब आप देखेंगे खोल के वेबसाइट, तो 15 रिपोर्ट्स बाद एक समरी वेबसाइट होगी, तो वो आप समरीज में जाइए और वहाँ से आप रिपोर्ट को पढ़िए. वैसे आप पूरी रिपोर्ट भी देख सकते हैं. उसमें क्या होता है, आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी. फॉर एग्जांपल नो लर्न कमेटी या गांधी जी ने जो 7 सिंस की बात करी है, तो आप पूरी रिपोर्ट में से कुछ वो बॉक्सेस होते हैं बीच बीच में, उनको आप देख सकते हैं. कोई कोटेशन लिखी हुई है बीच में, शुरुआत में डेफिनेशन लिखते हैं वो व्हाट इज़ गवर्नेंस, तो आप वहाँ से गवर्नेंस की डेफिनेशन लिखे यू कैन राइट इन द एग्जाम कि ओके अकॉर्डिंग टू सेकंड ARC सो एंड सो इज कॉल्ड गवर्नेंस. ऐसे ही उसमें ई गवर्नेंस की भी डेफिनेशन है. तो आई वाज सेइंग दैट फर्स्ट ARC इंपॉर्टेंट है आपके लिए. उसके अलावा थर्ड ARC क्राइसिस मैनेजमेंट पे है. तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट जो आपके पेपर 3 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट आता है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत अच्छी है उसके लिए सजेशंस में. जो फोर्थ रिपोर्ट है वो है एथिक्स एंड गवर्नेंस में, और ये फोर्थ रिपोर्ट आपके पेपर 2 और पेपर 4 दोनों में काम आएगी. देन देयर इज 6th जो लोकल गवर्नेंस पे है. 9th सोशल कैपिटल पे है, इसमें NGO सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सब है, ये सब पेपर 2 में आते हैं आपके. 10th इज ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, ये आपको पढ़नी चाहिए. 11th इज ऑन ई गवर्नेंस एंड 12th इज सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन. सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पेपर 4 और पेपर 2 दोनों में आएगी. सो बेसिकली 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12. आई थिंक आई शुड राइट द नंबर्स फॉर योर हेल्प.
तो टोटल 15 है। आई थिंक मैंने आप लोगों का काम आधा तो कर दिया। तो anyway, so what I'm trying to say is कि you should read the suggestions and you should read something which catches your eye so that you can put a unique thing in your answer. And for social justice, I would say कि आप पहले तो स्कीम्स थोड़ी सी पता करिए। स्कीम्स के लिए मैंने इकोनॉमिक्स में से ही रेफ़र करी थी, लेकिन उसके बाद व्हाट आई डिड वाज कि शुभ्रा रंजन मैम की किताबें आती हैं मार्केट में, तो GS2 की वो ओवरऑल किताबें होती हैं, तो उनको मैंने लिया था। एंड देयर वर 3 बुक्स, आई गॉट 3 बुक्स। तो वो दिखने में पतली हैं लेकिन दे एक्चुअली वेरी इंटेंसिव। एंड आई वुड जस्ट से कि अगर आप उनको बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, मैं भी उनको ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाई थी, लेकिन जस्ट रीड देम व्हेन यू आर डूइंग GS2। उसमें पॉलिटी भी है, उसमें गवर्नेंस भी है, और उसमें सोशल जस्टिस एंड IR भी है। व्हेन यू विल रीड दोज, you will actually understand what analytical thing means. You will actually understand how you can think in polity. अगर आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी को, सो यू आर जस्ट लर्निंग द थिंग्स कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये शेड्यूल 5 एरियाज़ हैं, ये शेड्यूल 6 एरियाज़ हैं। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि मतलब वो चीज़ रियल लाइफ में कैसी है। सो फॉर दिस अगर आप वो किताबें पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के साथ होता है, तो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा तो आपको एक्चुअली समझ में आया उस चीज़ का क्या मतलब है, और वो चीज़ आंसर में चाहिए। प्रीलिम्स में तो चल जाएगा कि आपने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी और आपने उसको यूज़ कर लिया, लेकिन इन द मेंस यू विल हैव टू हैव योर ओपिनियन ऑन थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, यू कैन नॉट प्रिपेयर एवरीथिंग ऑन अर्थ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो सिलेबस में है, और वो आपका ज़रूरी नहीं है प्रिपेयर्ड हो पहले से। एंड सेकेंडली बिकॉज आपके आंसर में डेप्थ होगी तभी आप आगे जा पाओगे। आपके आंसर अगर सेम वही बस किताब में से जो फैक्ट्स हैं वही आपने उठा के लिख दिए, सो व्हाट न्यू आर यू टेलिंग टू एग्जामिनर, वो तो एग्जामिनर को ही पता है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि आपको न्यूज़पेपर्स या जो करंट अफेयर्स मैगजीन होती हैं और जो शुभ्रा रंजन मैम की किताबें थी, तो इन तीनों से मुझे लगता है GS2 में बहुत ही अच्छा एनालिटिकल पार्ट आता है। जो वो एनालिटिकल पार्ट आता है वो आप एक बार अगर रीड करोगे ना उस किताब को, सो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई मीन बाय एनालिटिकल, एंड देन योर आंसर्स विल ऑल्सो शो कि आपको एक्चुअली में ये नहीं कि बस जुडिशरी का हाँ आपने लर्न कर लिया कि 4 फंक्शंस हैं। यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जुडिशरी में क्या इश्यूज़ हैं, क्या फ्लॉज हैं। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं GS2 में पेपर में, तो वो आप उनको आंसर कर पाएंगे। एंड दिस गोज फॉर द एंटायर सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड IR। तो ये मैं इसलिए कह सकती हूँ मेरे GS2 में बहुत अच्छे आए नंबर, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग एक बार ट्राई करिए ये एडवाइस को मेरी। एंड उसके अलावा IR आता है। IR के लिए मैंने ज़्यादा नहीं किया था कुछ, और जो विजन की 365 होती है मेंस, तो वो मैंने जब मैं पढ़ रही थी पूरा अपने सेकंड अटैम्प्ट के बाद, मैंने थर्ड अटैम्प्ट से पहले जब मैं सारे GS 1, 2, 3, 4 कवर कर रही थी लाइन वाइज, सो व्हाट आई डिड वाज आई पिक द प्रीवियस ईयर मेंस 365, क्योंकि अगले साल की तो तब आएगी जब मेंस आने वाला होगा, सो आई कांट वेट टिल देन। तो मैंने पिछले साल की निकाली थी और उससे मैंने मेन कंट्रीज़ के संग रिलेशंस कवर कर लिए थे। और जो अगले साल की आ रही हैं मंथली आप जो फाइनल पढ़ोगे उससे आप अपडेट कर सकते हो। जो रिलेशंस है कंट्रीज़ के बीच में वो एक हद तक ही चेंज होंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये चेंज हो जाएगा। चाइना ने अटैक कर दिया, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, इतना ही चेंज होगा, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपका पहले से IR भी प्रिपेयर्ड है। यू डोंट हैव टू वेट कि हाँ पूरा IR डेवलप हो जाएगा, मैं तो एकदम लेटेस्ट ही लिखूंगा। आप लेटेस्ट को लिख सकते हैं। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई करंट अफेयर मैगजीन है तो उसमें शुरुआत की फर्स्ट चीज़ ही होती है वाई इन न्यूज़। तो आप सीधा वहाँ से ले सकते हैं कि क्या करंट एंगल है। आपको ये नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा कि करंट टॉपिक है तो मैं लास्ट में ही पढ़ पाऊंगा उसको। आप पहले से प्रिपेयर करके जितना रखेंगे प्रीलिम्स से पहले ही मेंस का, उतने आपके मेंस में क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैंने प्रीलिम्स स्टेज पे फेलियर देखा है। एंड मुझे लगता है कि अभी मैं थोड़े दिन पहले रिजल्ट का वेट कर रही थी, तो मैंने रियलाइज़ करा कि जितनी दुखी मैं प्रीलिम्स ना होने पे थी, उससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी होंगी जब मैं इंटरव्यू अगर मेरा नहीं हुआ तो। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं प्रीलिम्स जब मेरा नहीं हुआ था मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो जस्ट इमेजिन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्लीज़ डोंट बी इन दिस सिचुएशन कि आपको दोबारा एग्जाम देना पड़े और आप इस साइकिल में फंस जाओ, ठीक है। एंड ये भी होता है कि अक्सर बच्चे पेपर देते हैं और फिर उनको उनकी डिज़ायर्ड सर्विस नहीं मिलती है, एंड देन दे गिव द एग्जाम अगेन। सो वाई डू यू वॉन्ट टू बी स्टक इन दिस साइकिल? जस्ट वर्क हार्ड वंस। अगर मेहनत में ये भी लगता है कि यार मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, तो फिर तो और पढ़ना चाहिए ताकि जल्दी हो जाए पढ़ाई, ठीक है। वाई आर यू थिंकिंग कि मैं कम पढ़ूंगा, उससे तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लंबे समय के लिए पढ़ना पड़ेगा। सो बी रैशनल विद योर सेल्फ, ठीक है। इफ़ यू हैव स्टार्टेड देन डोंट बी कि नहीं आलस आ रहा है आज तो ये वो, ऐसे मत कीजिए। वैसे मैं मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट के बारे में बोलूँगी थोड़ी देर बाद, लेकिन फर्स्ट आई थिंक आई शुड कवर GS3 एंड GS4। और GS3 आई थिंक GS3 से मुझे बहुत डर लगता था, बट आई वुड से कि मतलब डरना नहीं चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। आई थिंक कि डरने से तो कुछ होगा नहीं। तो अगर आप लोग में से कोई है जिसको GS3 लगता है कि ये तो बड़ा मुश्किल पेपर है,
तो फर्स्टली आपने फियर को हटा दीजिए, बिकॉज अगर डरते ही रहेंगे तो फिर पेपर तो नहीं हो पाएगा। तो जीएससी के लिए इकोनॉमिक्स से मैंने मेनली मृणाल सर का वो लेक्चर आता है वो मैंने रेफ़र किया था। एंड उसके बाद मैंने क्या किया था, इकोनॉमिक्स में आई वुड स्पेशली सजेस्ट, वैसे तो आपको सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि इकोनॉमिक्स में आपको ये स्पेशली करना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स आप जो कवर करेंगे अपने क्लासरूम में या किसी भी सेशन से या वीडियो से या जो भी है, आई थिंक जो पेपर में यूपीएससी पूछता है इकोनॉमिक्स में वो अलग ही होता है, बिकॉज इट इज़ मेनली आस्किंग अबाउट एलपीजी रिफॉर्म्स, इट इज़ आस्किंग अबाउट कि वाई इंडिया डायरेक्टली जम्प टू द सर्विसेज फ्रॉम द एग्रीकल्चर, वाई नॉट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर नोट्स में कवर नहीं होती है। तो जब आप क्या करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे इकोनॉमिक्स के, सो यू विल गेट अ वेरी गुड हैंडल ऑन कैसे लिखना चाहिए। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ उसको गूगल करेंगे तो बहुत सारे आंसर्स भी आ जाएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह डालते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसे आंसर लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको खुद से आंसर ढूंढने बैठना है, पर आप समझ तो सकते हैं एटलीस्ट। और आपने अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा एक साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं, बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। मैंने इकोनॉमिक्स से एनालाइज करें तो मुझे रियलाइज़ हुआ, तो इकोनॉमिक्स से स्पेशली आपको देखने चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं GS3 में। एंड नेक्स्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि नए नहीं आते, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो चीज़ हमें पता है वो कर सकते हैं। और उसके अलावा आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मैंने मेनली ज्योग्राफी से किया था, एक तो जो ज्योग्राफिकल पार्ट है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो है जो मृणाल सर के लेक्चर में था मैंने वो वहाँ से किया था, और जो बच गया था मैंने वो विजन का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है वहीं से कवर किया था। एंड सेम गोज फॉर द सिक्योरिटी मैंने पूरा विजन के मटेरियल से किया था, आई डिड नॉट रीड एनी बुक फॉर इट। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए अगेन एक तो मैंने ज्योग्राफी से कवर किया था, ज्योग्राफी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एंड सेकेंडली मैंने उसके लिए कवर किया था जो हमारे NDMA की वेबसाइट है उस पर उन्होंने दे रखा है डिज़ास्टर वाइज। तो डिज़ास्टर वाइज उन्होंने दे रखा है, तो सपोज साइक्लोन है तो आप उस डॉक्यूमेंट को खोल के, ये नहीं कि आप पूरा साइक्लोन पढ़ने बैठ गए, वो 150 पेज का डॉक्यूमेंट है, पर उसमें आप कंट्रोल F करके सजेशंस पे जाइए कि उन्होंने क्या सजेशन दी है, उन्होंने वो भी 10 पेज की दे रखी होगी। तो जस्ट पिक 4-5 विच यू थिंक हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड टिल नाउ, विच आर वेरी गुड अकॉर्डिंग टू यू, एंड यू कैन राइट देम एंड योर आंसर विल बी वेरी यूनिक विद दैट। ठीक है। एंड अनदर थिंग इज साइंस एंड टेक तो मैंने से विजन के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनसे ही किया था आई थिंक, और तो हाँ यहीं से किया था। एंड उसके अलावा GS3 में आई थिंक आई एम नॉट लिविंग एनीथिंग एल्स, राइट। सो GS3 में अब मैं आंसर राइटिंग पे आना चाहती हूँ GS3 की, कि GS3 में आप लोगों को क्या करना चाहिए जब आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। सो यू शुड ड्रॉ अ ग्राफ इन इट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन माई ओपिनियन। जैसे इस बार GS3 में क्वेश्चन आया था कि हमारी V शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी हो रही है या K शेप्ड हो रही है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया था, मैंने पिछले 4-5 सालों के आंसर्स को रिमेंबर कर लिया था, GDP के फिगर्स को। तो GDP के फिगर्स को मैंने रिमेंबर कर लिया था, तो हमारी GDP की फिगर कुछ इस टाइप से थी कि यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, और कोविड के कारण यहाँ पे हो गया था। एंड बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे में आता है एस्टिमेट्स, तो वो यहाँ पे था। तो मैंने ये यहाँ पे फिगर्स ऐसे 6.5 है सपोज, तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया था, और ये मैंने ड्रॉ किया था, ये एस्टिमेटेड था, डॉटेड वे में ड्रॉ किया था मैंने। तो और यहाँ पे ईयर लिख दिया था मैंने 2017 एंड सो ऑन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इससे मैंने अपने 3 पेजेस होते हैं 2015 मार्कर में, मैंने इससे हाफ पेज भरा था, और मैंने हाफ पेज बहुत अच्छे से भरा था। क्यों? क्योंकि मैंने सारे GDP के फिगर्स लर्न करे थे, एंड आई जस्ट वांटेड टू शो टू द एग्जामिनर कि हाँ मैं अंडरस्टैंडिंग रखती हूँ एक, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मेक सेंस। और मैंने इसमें एक बैलेंस्ड ओपिनियन दिया था। ये चीज़ जो है आपके सारे आंसर्स पे अप्लाई होती है, बट स्पेशली इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी में आई थिंक पीपल हैव अ टेंडेंसी दैट दे कैन गो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर साइड। यू शुड नॉट टेक साइड्स व्हेन यू कैन बी बैलेंस्ड। अगर कोई चीज़ गलत है तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत चीज़ में ही बैलेंस रहो, गलत चीज़ में यू शुड बी वेरी ओपन एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो गलत चीज़ लगती थी मुझे, मैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लंट थी कि ये गलत है, बट जो चीज़ में आप बैलेंस रह सकते हो उसमें आपको बैलेंस रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो ये V शेप रिकवरी की बात है, तो इससे मैंने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों शो करे थे कि कैसे हमारी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है, बिकॉज सम थिंग्स आर रिकवरिंग, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही थी उस टाइम पे भी, एंड मैंने नेगेटिव्स भी शो करे थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस है, जो MSMEs हैं वो बंद हो गए थे, और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो इसके मैंने थोड़े से फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए थे, एंड आई रोड आंसर इन दिस मैनर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको दोनों साइड शो करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड उनको सब्सटैंशिएट करना चाहिए अलॉन्ग विद फैक्ट्स। और फैक्ट्स जो है आपको कहाँ से मिलेंगे, ये हर पेपर पे अप्लाई होता है। फैक्ट्स लेने के मेरे ख्याल से 2 सबसे अच्छे सोर्स हैं जो आप अभी से शुरू कर सकते हैं। सम पीपल डिले कलेक्टिंग फैक्ट्स, सम पीपल से कि हम एंड में कलेक्ट करेंगे। कुछ चीज़ें आप एंड में कलेक्ट कर सकते हो, आई वुड अग्री, जैसे कि जो चीज़ चेंज होती रहती है, GDP की लेटेस्ट फिगर है, वैसे आप लोग क्या आएगी अगले साल फरवरी में नया सर्वे, तो वहाँ से लो। लेकिन कुछ चीज़ें जो सेम ही रहेंगी लगभग, तो उनको आप अभी से लेना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि फ्लड्स कितने परसेंटेज में आता है, तो वो तो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कल फ्लड्स बढ़ जाएंगे देश में आने, उतने ही रहेंगे फॉर अ वाइल।
50 साल बाद चेंज हो सकते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप इनका शुरू कर दीजिए फैक्ट्स बनाना, एंड फैक्ट्स के लिए आप न्यूज़पेपर हैं आपके पास, आप वहाँ पे जब आपने पढ़ लिया तो वहाँ से फिर आपके पास फ्लड्स की न्यूज़ आई या फिर आपके पास कोई भी न्यूज़ आती है, रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूज़ आई कि हमारी कंट्री में अब इतना % सोलर एनर्जी है, तो आपने वहाँ से वो फैक्ट ले लिया। सेकेंडली, आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन होती हैं, उनमें फैक्ट्स होते हैं, तो आप वहाँ से फैक्ट्स ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप गूगल कर लीजिए, जैसे, और गूगल करने में आप रिलायबल सोर्सेज पे जाइए। सपोज आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वहाँ, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वहाँ पे उसकी वेबसाइट पे जाइए। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है कि कितने % हमारी सोलर है, कितने % विंड है। तो जब आप यहाँ से डालेंगे तो आप साथ में लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस मिनिस्ट्री हमारा ये है। तो दिस इज एडिंग अ क्रेडिबिलिटी टू योर आंसर। सो नोबडी कैन क्वेश्चन कि आपने जो फैक्ट लिखा है वो तो गलत लिखा है, बिकॉज हर जगह 3 तरीके के फैक्ट होते हैं, तो आपका फैक्ट जो है वो रिलायबल होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको मैप्स बनानी चाहिए हर पेपर में। तो मैप्स अब GS3 में कैसे बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी में आप सपोज यहाँ पे है और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के संग जो इशू है वो क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट म्यांमार के संग ये वाला इशू है। आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ओके यहाँ पे इलीगल बॉर्डर माइग्रेशन होती है या फिर यहाँ पे स्मगलिंग होती है आर्म्स की। और फिर जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो आप यहाँ पे चाइना के संग लिख सकते हैं कि चाइना हमारी बाउंड्री वायलेट करता है। यहाँ पे पाकिस्तान के संग आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेरर अटैक्स करता है। तो ये सब जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस तरीके से अपने आंसर में शो कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम थिंग्स यू विल बी राइटिंग दीज थिंग्स ओनली, बट आप इनको शो कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस वे टू पुट थिंग्स। सो इससे क्या होता है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम अच्छे से पुट करें, बिकॉज अगर आप इन्हें एक चीज़ एक बार पढ़ी तो आप उसको सामने वाले को अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। जब आपने वो तीसरी बार पढ़ ली तो आप ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, जब आपने 5वीं बार पढ़ ली तो आप बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझा पाएंगे। सो जो आप ये चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हो तो एग्जामिनर विल नो कि यू हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप अभी पढ़ कर आए और अभी आपने यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा था वो आपने यहाँ पे उल्टी कर दी उसकी, तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी क्लैरिटी शो होनी चाहिए, और सिर्फ शो होने की बात नहीं है, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। शो होनी चाहिए तो वो शो भी आपके अंदर से ही होगी। पेपर में आप प्लानिंग करके नहीं जा सकते हो कि हाँ मैं मैप बना दूंगा और मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। वो जब आपके अंदर खुद से क्लैरिटी होगी और आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग में, तो वो नेचुरली आएगी। और जब रैंडम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तब उसमें भी आप शो कर पाओगे, वरना आप सोचोगे सडनली मैं कर दूँ, तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ है GS3 की। एंड GS3 में मैं आपको अगेन बोलना चाहूँगी कि आप नीति आयोग की रिपोर्ट ज़रूर पढ़िए, इसमें इकोनॉमिक्स की स्पेशली, और इकोनॉमिक्स की एक तो नीति आयोग की बहुत अच्छी सजेशंस हैं, और उसके अलावा एग्रीकल्चर, इन दोनों की बहुत अच्छी सजेशन है। जो ये पेपर है नीति आयोग का स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया 75, इसमें उन्होंने चैप्टर वाइज दे रखा है, तो जस्ट गो फॉर द चैप्टर यू आर इंटरेस्टेड इन एंड वहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर GS4 आई विल से कि GS4 के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले तो बेसिक कवर कर लेना चाहिए, ताकि आपको एटलीस्ट आप एक सब्जेक्ट में स्टार्ट हो जाओ। बिकॉज GS4 में बहुत ही हेजिटेशन होती है कि कैसे स्टार्ट करें कैसे ना करें, तो उसको स्टार्ट कर लो। आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मैंने लेक्सिकन की थी किताब जो मार्केट में मिलती है, एंड मैंने उससे बेसिक समझ लिया, थोड़े से नोट्स बना लिए कि अच्छा ये डेफिनेशन है और ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं थोड़े से उनको पढ़ के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े और थोड़े से नोट्स बना लिए, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। बट इज़ दिस सफिशिएंट? नॉट एट ऑल। तो फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने हर टॉपिक को वापस से रेफर करना शुरू करा। और आप क्या कर सकते हैं, जब आपने एक शुरुआत से सिलेबस को उठाया GS4 का, और उसमें आपने लेक्सिकन पढ़ी, फिर मैंने विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल देखा था वो देखा, उसके बाद मैंने उस टॉपिक में अपने एग्जाम्पल सोचे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इम्पार्शियलिटी की बात कर रहे हैं, तो इम्पार्शियलिटी में आपने डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन शुड बी सिंपल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लेक्सिकन से डेफिनेशन लो और वही लिख दो पेपर में। आई एम सेइंग कि अंडरस्टैंड व्हाट लेक्सिकन इज सेइंग, अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय इम्पार्शियलिटी, एंड देन राइट अ डेफिनेशन इन द मैनर कि आप जिस तरीके से एग्जामिनर को बताना चाहते हैं। तो इम्पार्शियलिटी आपके लिए क्या है, और उस किताब में से आपको थोड़ी अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू एक्सप्रेसिंग कि क्या इम्पार्शियलिटी होती है, और उसको फिर आप एक्सप्रेस कीजिए। एंड यू शुड ऐड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आप 3-4 ऐड करिए, एक अपनी पर्सनल लाइफ से ऐड करिए, आप एक अपने आप सिविल सर्वेंट्स की लाइफ से ऐड करिए, और आप कुछ जनरल एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि हुए नहीं है बट स्टोरी बेस्ड है। तो स्टोरी बेस्ड भी आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं अगर वर्स कम्स टू वर्स। एग्जामिनेशन के लिए है, एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपने प्रिपेयर नहीं कर रखा होता है कि क्या हम एग्जाम्पल डालेंगे, तो तब आप अपना एग्जाम्पल क्रिएट करके भी डाल सकते हो। दिस इज परफेक्टली ओके, है ना। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको पर्सनल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आप वहाँ से डालिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल डाला था इम्पार्शियलिटी में कि मेरा भाई और उसका एक फ्रेंड, उन दोनों ने एक गलती करी सपोज,
तो उन दोनों को मैंने इक्वली डांटा। मैंने एक जने को ये नहीं बोला कि एक मेरा भाई है तो मैं उसको नहीं बोलूँगी और दूसरे फ्रेंड को मैंने बोलूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और ये एग्जामिनर को शो होएगा कि आप रियलिस्टिक चीज़ बता रहे हो। ये नहीं कि हमने एक टॉपर की कॉपी ली और उसके एग्जाम्पल लिख दिए, तो वो क्या है, वो नहीं पता चल जाएगा। वो आपको क्या लग रहा है आप ही हो सिर्फ जो टॉपर की कॉपी देख रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट रेफर टू टॉपर्स आंसर्स, आपको अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे, मैंने भी रेफर किया था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप फिर भी अपने यूनिक आंसर्स लिखिए, ठीक है। एंड अनदर थिंग यू कैन डू इन एथिक्स इज कि आप लोग वेन डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज एक क्वेश्चन आता है लॉ एंड रूल्स पे, तो आप लोग लॉ एंड रूल्स को ऐसे शो कर सकते हैं कि ये लॉ है, ये रूल्स है और इनके बीच में ये एथिक्स है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स के लिए क्या है ना, आप एग्जाम्पल्स के लिए थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं क्या करती थी, मैं अपनी मम्मी को बुला लेती थी और मम्मी को बोलती थी मम्मी आप मेरे साथ एग्जाम्पल सोच के मुझे बताओ। तो जैसे ये लॉ एंड रूल्स है, तो इसमें क्या कर सकते हो आप कि जैसे सती है, तो सती सिस्टम वॉज लीगल इन द पास्ट, लेकिन इज इट एथिकल, इट इज़ नॉट। तो ये चीज़ है जो मैं मेंशन करती थी। सिमिलरली देयर इज अनदर एग्जांपल कि हमारी कंट्री में जैसे मेल्स जो हैं वो एक फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, सो इट इज़ इलीगल। तो लेकिन ये एथिकल नहीं है, नॉट एवरी मेल इज हैविंग रॉन्ग इंटेंशंस। तो आप ये एक एग्जांपल है जो आप डाल सकते हैं। ऑब्वियसली जो एथिकल चीज़ें नहीं हैं और जो एथिकल हैं लेकिन लीगल नहीं है, तो इसके लिए भी एग्जांपल्स हैं, मेरे को भी रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ़ यू विल इन्वेस्ट टाइम तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। और ये जो डायग्राम है ये बहुत सिंपल है, आपको लग रहा होगा देखने में, तो ये इस तरीके से आप खुद भी ऑन द स्पॉट सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम्पल के लिए अलग से सर्च करना पड़ेगा और वेन डायग्राम अलग से सर्च करना पड़ेगा। व्हेन यू कीप ऑन रीडिंग द एथिक्स, आपके मन में डायग्राम्स, ये एग्जाम्पल्स अपने आप आएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग। एंड नाउ आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट आंसर राइटिंग। सो आई वॉज लिसनिंग टू द प्रीवियस टॉक एंड वन स्टूडेंट वॉज आस्किंग कि कब शुरू करनी चाहिए आंसर राइटिंग। तो मेरे ओपिनियन में इसका आंसर है कि यू शुड रीड अ सब्जेक्ट एंड देन यू शुड डू इट्स आंसर राइटिंग, ठीक है। प्लीज़ आंसर राइटिंग को डिले मत कीजिए एंड उसको रश भी मत कीजिए, ठीक है। सपोज आज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड इफ़ यू आर रीडिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, सो रिवोल्ट ऑफ 1857 पे यूपीएससी ने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप वो लिखिए। फिर जब आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ लिया है, उस पर आप मैप बनाइए और रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ पे हुआ था आपने पढ़ा है उस चैप्टर में, वो आप मार्क करने की कोशिश करिए। आपसे नहीं हो पा रहा, कॉपी खोल कर देख लो, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आफ्टर यू हैव रेड द टॉपिक यू शुड डेफिनेटली राइट इट्स आंसर। एंड उससे पहले आपको लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। डोंट स्टार्ट विद डे 1 एंड डोंट डिले टिल डे 100, ठीक है। जब आपने वो टॉपिक पढ़ लिया उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर मैं लिखा करती थी, मेरी यही अप्रोच थी। तो आंसर राइटिंग में आपको शुरू करना चाहिए एक फैक्ट के संग या फिर एक डेफिनेशन के संग, या फिर कोई एक, अगर पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल नंबर होता है जो उसके साथ, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो उसकी जो डेफिनेशन होती है फ्लड्स वगैरह की उनसे। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए। एथिक्स में हम बात करें तो अगेन डेफिनेशन से आप शुरू कर सकते हैं। पॉलिटी में कभी कभी आप जजमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी जजमेंट्स हैं। अगेन जजमेंट कहाँ से मिलेगी, जजमेंट भी वहीं से मिलेगी जहाँ से फैक्ट्स मिल रहे थे, न्यूज़पेपर्स से, करंट अफेयर मैगजीन से। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप गूगल कर दीजिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने अपनी PDF बना के डाल रखी है जजमेंट्स की और फैक्ट्स की, कोटेशंस की। उनको आप खोल लीजिए और आपको जो जो पसंद आ रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये मत सोचना इतनी बड़ी PDF देखकर कि हो ये पूरी करनी पड़ेगी, या फिर डर लग गया कि ये सब करना पड़ेगा। जितना आपको लगता है कि आपके आंसर को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है आप उतना करो, और जितना आप अच्छा बना सकते हो आप उतना बनाओ। आंसर अच्छा बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम फैक्ट्स डालें या फिर हम कोटेशंस डालें, बट इनसे आपका एक एफर्ट शो होता है कि आप एक जनरल सा आंसर नहीं लिख कर आ रहे हो, आपने एक्चुअली एक एफर्ट शो करा है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब आप कंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो कंक्लूजन में अगेन आप जो है छोटी छोटी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एग्जाम्पल दिया, मैंने कोटेशन का एग्जाम्पल दिया था आपको, वसुधैव कुटुंबकम का एग्जाम्पल दिया था। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है सपोज, तो आप उसमें एंड में लिख सकते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क है जो हम लोगों ने साइन करा है, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हो कि इंडिया जो है वो CDRI बना रहा है, तो CDRI इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, है ना। एंड अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में हम मेंशन कर सकते हैं कि कोई पॉजिटिव स्टेप जो इंडिया ने लिया हो, इंडिया कितने ज़्यादा अपने टारगेट्स को मीट कर रहा है। तो इस तरीके से सपोज क्वेश्चन भी इन जनरल है कि एनवायरनमेंट के टारगेट्स कैसे हैं, तो उसके एंड में आप एटलीस्ट शो कर सकते हो कि इंडिया ने ये पंचामृत का टारगेट बनाया है, ये इंडिया का एम है। तो ये शो हो रहा है कि आपने एक वर्ल्ड की चीज़ को इंडिया से लिंक कर दिया। तो ये चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, बट क्वेश्चन है हाउ। सो हाउ इज़ कि आप अगर रोज़ पढ़ेंगे अपनी किताबों को और अखबार को, तो जब आप धीरे धीरे आपकी आंसर क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगी। सो इसमें ये मत सोचिए कि अब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, बाद में मैं पॉलिटी पढ़ूंगा तो मेरे आंसर हिस्ट्री का तो गया, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे शुरू करेंगे तो आपका हिस्ट्री आज आप पढ़ रहे हो
और वो उसकी इंप्रूवमेंट आपकी पॉलिटी में शो होगी, और जब आप पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स में जाओगे तो उन दोनों की इंप्रूवमेंट आपकी इकोनॉमिक्स में शो होगी। तो मेन चीज़ है कि आप कंसिस्टेंसी से पढ़ें, है ना, एंड आंसर राइटिंग आप तब करें जब आपका एक टॉपिक हो जाता है। टेस्ट आपको लिखना चाहिए जब एक आपका पूरा सब्जेक्ट पूरा हो जाता है। मैं सेक्शनल टेस्ट देती थी जब प्रीलिम्स से पहले का टाइम था, मेंस प्रीलिम्स के बाद मैंने सिर्फ फुल टेस्ट दिए हैं, पर सेक्शनल टेस्ट में देती थी। सपोज मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया तो मैंने हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट दिया। सेक्शनल टेस्ट देने से क्या होता है कि जो आपने पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा है वो आपका क्योंकि हेजिटेशन होती है मन में कि ये पूरा सब्जेक्ट है, मुझे याद रहेगा क्या, तो वो आप पूरी हेजिटेशन को निकाल पाएंगे। और जब आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया है उसके बाद आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि मैं ना लिखूँ। एक दिन डिले कर दो, कोई बात नहीं, अगर डर लगता है तो, बट ये नहीं कि हमने उसको गिव अप कर दिया कि चलो अभी तो टाइम नहीं है मेंस का, अभी नहीं लिखेंगे। पॉलिटी के लिए आप लिख रहे हैं तो पॉलिटी के लिए ये नहीं कि बस हमने लक्ष्मीकांत पढ़ दी और फिर हम लिखने बैठ गए, उसको कम से कम 2-3 बार पढ़िए अच्छे से और फिर लिखिए। तो क्या होगा, आपके आर्टिकल नंबर पता होंगे। तो जैसे CAG की बात है तो आप लिख पाओगे कि आर्टिकल 148, अगर प्रेसिडेंट की बात आप लिख पाओगे आर्टिकल 53। तो यह आंसर जब लिखोगे तभी फायदा है आंसर राइटिंग का। ये नहीं कि हमें इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, आई थिंक आज जो भी UPSC की तैयारी कर रहा है उसको इतना तो पता ही है कि आंसर में इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन होता है। तो सिर्फ इस एम से मत जाओ आंसर राइटिंग करने, आप इतना बनाकर जाओ कि आपने 3-4 जजमेंट्स लर्न करी हैं, आपने आर्टिकल्स लर्न करे हैं और आपने कुछ कमेटी की रिकमेंडेशंस लर्न करी हैं। अच्छा, पॉलिटी के लिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि लक्ष्मीकांत के एंड में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिकमेंडेशंस हैं, तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं। आप उनको पढ़िए और जब आंसर आप लिख रहे हैं पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का, जुडिशरी का, तो उसमें उसकी सजेशंस दीजिए एंड में कि NCRWC ने ये सजेशंस दी थी, तो उससे आपके आंसर में एक अच्छी चीज़ आती है। तो ये बात हो गई आंसर राइटिंग की एंड टेस्ट सीरीज की। एंड नाउ वुड लाइक टू टॉक अबाउट नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग के बारे में ये कहना चाहूँगी कि नोट मेकिंग में मुझे पर्सनली बहुत आलस आता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ किताब में लिखी हुई है, मैं इसको दोबारा क्यों लिखूँ और क्यों, मतलब ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे ओपिनियन में, मुझे ऐसा लगता था। और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और उस टाइम मैंने सिर्फ पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स के नोट्स बनाए थे। और मैंने जब लास्ट में रिवाइज़ कर रही थी, प्रीलिम्स का टाइम था, तब मैंने रियलाइज़ करा कि जिसके मैंने नोट्स बनाए थे वो मेरा आधे घंटे में रिवाइज़ हो गया, और जो चीज़ के मैंने नहीं बनाए थे उससे मुझे वही सेम 2 घंटे लग गए। So that is why I think you should make notes. You should make notes of Lakshmikant also. You should make notes of Spectrum also. That is my opinion. Obviously आपका खुद की एक जर्नी है और आप अपने बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो वो उसकी रिवीजन जो है बहुत जल्दी हो जाती है। आप अपने नोट्स में अकॉर्डिंगली हाईलाइट कर सकते हैं कि ये चीज़ मेरे को याद है तो मैं अब इसको नहीं रिवाइज़ करूँगा, और ये चीज़ मुझे नहीं याद रहती तो मैं इसको रिवाइज़ करूँगा। तो नोट्स आपके पर्सनलाइज होते हैं जो आपकी रिवीजन को बहुत फास्ट कर देंगे। और नेचुरली लक्ष्मीकांत जो है वो 850 पेजेस की किताब थी, है कुछ, या 600 की है, और नोट्स मेरे थे 150 पेजेस के। सो आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट नेचुरल कि हमारे जल्दी होगी ही रिवीजन। लेकिन नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने आज लक्ष्मीकांत पढ़ी और आप उसके कल नोट्स बनाने बैठ गए। एटलीस्ट उसको थोड़ी रीडिंग्स दीजिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरे, अगर आप सारे सब्जेक्ट देखोगे तब भी, क्योंकि उसके GS2 में 10 क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसके 10 क्वेश्चन आते हो मेंस में। इसीलिए उसको उसका टाइम दीजिए, हर सब्जेक्ट को देखिए कि उसका कितना पूछा जाता है और उतना टाइम दीजिए, एंड देन यू शुड अकॉर्डिंगली देन मेक नोट्स। जब आपको कॉन्फिडेंस है कि आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते हो और आप उसको शॉर्ट करके और एक क्लैरिटी के संग नोट्स बना पाओगे, कि मतलब आपकी बात में क्लैरिटी आए। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे हमारा जो पार्लियामेंट का चैप्टर है उसमें एक आते हैं फाइनेंशियल बिल्स और एक हमारा आता है मनी बिल, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल 1 होता है, एक फाइनेंशियल बिल 2 होता है। तो इसमें चीज़ होती है कि इसमें आता है कि किस में हमें प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना है और किस में जॉइंट सिटिंग हो सकती है और किस में नहीं हो सकती है। तो ये 3 लंबे लंबे पैसेजेस हैं लक्ष्मीकांत में। मैंने इसको 3-4 बार पढ़ा और मुझे समझ में आया कि इन तीनों में अलग अलग कंडीशंस हैं सेम चीज़ की। तो मैंने इस तरीके से टेबल फॉर्मेट बनाया था और मैंने एक जगह पे टिक लगाया था जिसमें प्रेसिडेंट से हमें प्रीवियस रिकमेंडेशन लेनी होती है और बिल 2 में नहीं लेनी होती, तो मैंने वहाँ क्रॉस बना दिया था। तो इस तरीके से 3 कंडीशन होती है, इसमें जॉइंट सिटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, और राज्यसभा सजेशन दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो ये टेबल फॉर्म में हो गया, जबकि वो पूरा 2 पेजेस का है लक्ष्मीकांत में। तो ये एक शॉर्ट सी चीज़ है जो आधा पेज भी नहीं लेगी। तो इस तरीके से आप क्लैरिटी लाएंगे। ये क्लैरिटी एक बार में नहीं आएगी, ये बार बार आएगी, लेकिन आपको एक बार आ गई तो आपको याद भी जल्दी रहेगी और आपके आंसर्स में भी शो होगी और आपको रिवाइज भी जल्दी होगी। तो ये एक नोट मेकिंग का फ़ायदा रहता है। एंड वन मोर थिंग, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। मैं थोड़ी सी दूसरी तरीके की बात करना चाहूँगी। जैसे ये तो हमारी प्रिपरेशन स्पेसिफिक बात थी। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं उनकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है सो दे हेजिटेट
कि अब मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई करी। तो आप इस तरीके के एक्सक्यूजेस या रीजंस मत ढूंढिए प्लीज़, ठीक है। व्हाट आई विल से इज कि एवरीबडी फेसेस स्ट्रगल्स, देयर इज़ नोबडी जो एग्ज़ाम पढ़ दे रहा है वो स्ट्रगल नहीं फेस कर रहा। कुछ तो जनरल स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे कि हाँ हमारे दोस्त तो घूमने जा रहे हैं एंड हमें बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। तो ये धीरे धीरे आता है, शायद अभी आप लोग नए हैं तो आप लोग के अंदर सिंकिंग भी ना हुआ हो। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में तो काफ़ी जोश होता है वैसे, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आपके अंदर कभी भी ये फीलिंग आती है कि हाँ मेरे दोस्त तो बाहर घूम रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं या कुछ और कर रहे हैं, और मेरे को ये सुबह शाम पढ़ना पड़ रहा है, स्पेशली वीकेंड्स पे तो मुझे ज़्यादा पढ़ना है, तो ये चीज़ आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। बिकॉज अक्सर होता है कि आपके अंदर होगा कि मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ इस जर्नी में, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी होती है कि होगा या नहीं होगा। तो मैं उस बारे में बोलना चाहती हूँ कि आपका बिल्कुल होगा अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं और अपनी एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी का मतलब सिंपल है कि आपने GS 1 2 3 4 मेंस जो है वो कवर कर लिया प्रीलिम्स से पहले। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जो चीज़ में आप वीक हो उसको आपने ज़्यादा रिवीजन दी। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जब आप प्रीलिम्स आने वाला है तो प्रीलिम्स के आप मॉक्स दे रहे हो। स्ट्रैटेजी का कोई यूनिक मतलब नहीं होता है कि कुछ अलग सा कुछ मतलब है जो कोई और समझ नहीं सकता और टॉपर को ही पता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्ट्रैटेजी में। तो स्ट्रैटेजी सबको पता है एंड आपको बस क्या करना है कि पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सूनर और लेटर हो जाएगा। तो अभी जैसे कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, सो आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी एंड दे वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर मेंस ऑल्सो, बट उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए भी, और अगर आप लोगों वैसे ना हो फेलियर तो बहुत अच्छी बात है, बट इट्स लाइफ तो हो जाता है। सो आई वुड से कि उस मोमेंट पे आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ऑब्वियसली एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आपको दुख पहुंचेगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा पहुंचता था, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप अपने आप को ओवरऑल डाउट मत कीजिए कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, या फिर मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया लाइफ में, UPSC में आ गया मैं, ये तो गलत पकड़ लिया मैंने लाइन को ही। तो इस तरह की थिंकिंग मत रखिए। अगर आप कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं तो एक बार नहीं हुआ आपका, या एक बार आपकी गड़बड़ हो गई, सपोज आप मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपके एक बार ख़राब नंबर आ गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके हर बार ख़राब नंबर आएंगे। या आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और बच्चों के 70 नंबर आते हैं, 60 नंबर आते हैं, सो सम स्टूडेंट से दैट ओके मैं अगला अटैम्प्ट दूंगा, मैं ये अटैम्प्ट स्किप कर देता हूँ। सो इससे कुछ नहीं होगा, जब अगला प्रीलिम्स आएगा तब आप दोबारा स्किप करने के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। सो इंस्टेड यू शुड वर्क हार्ड। एंड अगर आप लोग को मेरी बात अभी नहीं समझ आ रही है क्योंकि आप लोग न्यू हो, तो आप लोग एटलीस्ट जब आप लोग लो फील कर रहे हो या डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, तब यू शुड ट्राई टू रिमेंबर माई वर्ड्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एवरीबडी फील्स अंडर कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ खड़े होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। एवरीबडी गोज थ्रू द सेम डाउट्स, एवरीबडी गोज थ्रू द सेम कन्फ्यूजन्स। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है, किसी को कम कन्फ्यूजन होता है, किसी को ज़्यादा होता है, बट एवरीबडी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट इक्वल इन द सेंस कि मतलब किसी को अलग तरीके के डाउट्स होते हैं, किसी को अलग तरीके के डाउट होते हैं, नोबडी इज सिमिलर एंड दैट इज़ वाई आई सेड ऑलमोस्ट इक्वल। बट अगर हम एग्जाम क्लियर करने की बात करें तो एवरीवन इज टोटली इक्वल। सो अपने ऊपर आप डाउट मत आने दीजिए। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रगल्स एंड एक्सक्यूजेस थिंग। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल आए, मेरी लाइफ में जब भी कोई चैलेंज आता था तो मैं ये सोचती थी कि अच्छा ये मुझे एक डिफ़िकल्टी आई है तो दिस इज़ ए ग्रेटर चांस कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंट हूं। आपके पास जब तक चैलेंज नहीं है तो तब तक तो आप वैसे भी रोज़ पढ़ सकते हैं, पर जब आपके पास कोई चैलेंज आया तो उसके बाद आपको ये शो करने की बारी आई है कि आप एक्चुअली में कितने सीरियस हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ अपनी लाइफ से। तो जब एंथ्रोपोलॉजी का पेपर था, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, और जब एंथ्रोपोलॉजी का पेपर था फाइनल, GS के पहले होते हैं, उसके एक हफ्ते बाद एंथ्रोपोलॉजी का होता है। तो उस टाइम पे कोविड का पीक चल रहा था दिल्ली में, और मुझे GS के पेपर देते टाइम कोविड हो गया था। तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जाते थे पेपर देने, तो उनको भी हो गया था और उनको मेरे से पहले हुआ था। तो मैं अपनी जर्नी में अपनी मम्मा के संग सब कुछ शेयर करती थी, मुझे कॉन्फिडेंट फील होता था उनके साथ। एंड उनको कोविड हो गया था, तो मुझे उस टाइम बहुत नर्वसनेस थी। उस टाइम मुझे नहीं कैच ऑन हुआ था, मेरी मॉम को और फादर को हुआ था। तो उन लोग के लिए मुझे बहुत नर्वसनेस थी, आप लोग को भी होती होगी अगर आपकी फैमिली में किसी ओल्ड एज को हो जाए तो मैं बिल्कुल, मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था क्योंकि 5 दिन होते हैं ऑप्शनल के लिए हमारे पास, और उस टाइम पे मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, और उसके 2 दिन बाद मेरे को भी हो गया था कोविड। और कोविड में पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आई थिंक कि मोस्ट पीपल को पता होगा कि जब कोविड होता है तो सबको रेस्ट करने की सजेशन दी जाती है। सो मैं इससे आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग की लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल आए, आप लोग को कुछ भी बीमारी तो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, कोई भी स्ट्रगल आए
तो आप लोग उससे हेजिटेट मत कीजिए या उसको एक रीज़न मत बनाइए कि मैं अब नहीं पढ़ूंगा। उसको आप फेस करने की कोशिश कीजिए। इसको गलत मत समझिए, मैं नहीं कह रही हूँ आपको बीमारी है आप रेस्ट मत करो, वो तो एक अर्जेंट सिचुएशन थी इसलिए मुझे पढ़ना पड़ा उस टाइम पे। आई एम ट्राइंग टू से कि अगर जो भी आपकी सिचुएशन है उसके साथ आप पढ़ो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी में कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, वो करना भी चाहिए, लेकिन वो पढ़ाई को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो आप पढ़ाई को कम्प्लीटली उस टाइम पे भी इग्नोर मत कीजिए, और वो ही आपका साइन है कि आप कर सकते हो। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके के ही लोग चाहता है। क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ जो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर फॉरेन अफेयर्स में, तो वहाँ पे आपको डेली लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे जो आपको अपनी डेली लाइफ के साथ ही एंड्योर करने पड़ेंगे। सो वो आपका एक माइंडसेट क्रिएट कर रहा है कि अच्छा आपने GS 1 2 3 4 4 पेपर 2 दिन में देने हैं लगातार। तो ये वो माइंडसेट आपका क्रिएट कर रहा है कि आप प्रेशर वाली सिचुएशन में भी 2 दिन लगातार 6 घंटे लिख पाओ। तो ये आपको माइंडसेट अपना डेवलप करना है धीरे धीरे। जब आप रोज़ पढ़ेंगे तो अभी शुरुआत में तो क्या होता है कि बहुत जोश होता है, आदमी अच्छे से पढ़ता रहता है, लेकिन जब वही लक्ष्मीकांत तीसरी बार पढ़नी पड़ती है तब हाथ लगता है कि ये फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो वो वाली पॉइंट है जब आपको अपने अंदर से एक नई चीज़ एग्जर्ट करनी है, अपने अंदर से एक नया फोर्स लाना है जो आपके अंदर है ऑलरेडी, और तब आप एक्चुअली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि वो आपका एक माइंडसेट क्रिएट हो गया कि आप लगातार पढ़ सकते हो, आप एक चीज़ के लिए एफर्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप वहाँ पे हो तब आपके संग रैंडम चीज़ें होंगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, तो आपका एक माइंडसेट है कि आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो उस चीज़ के लिए। ये मैं आप लोगों को इससे कहना चाह रही हूँ। एंड लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ वो है मेंटल हेल्थ के बारे में, कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा भी मत कीजिएगा कि आप लोग लगातार सोच लें कि मैं रोज़ 12 घंटे पढ़ूंगा। 12 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता रोज़। अब ये भी मत कीजिएगा कि मैं रोज़ 5 घंटे पढ़ूंगा। 5 घंटे बहुत कम है मेरे ओपिनियन में, ठीक है, बट ठीक है, हर किसी की जर्नी अलग होती है। ऑब्वियसली अगर आप वर्किंग है तो आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। इन जनरल मैं बोल रही हूँ अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए। तो अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आप 5 घंटे या 12 घंटे का टारगेट मत रखिए, बी रियलिस्टिक। एंड अगर आप रियलिस्टिक होंगे तो आपके बनेंगे 7 से 9 घंटे। अगर आप रोज़ 7 से 8 या 9 घंटे पढ़ लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन जब पेपर पास आ रहा है, जब प्रीलिम्स पास आ रहा है, मेंस पास आ रहा है, तब आप घंटों के बारे में मत सोचिए। तब आप ये सोचिए कि अब ये पेपर हो जाएगा, उसके बाद तो पढ़ना नहीं, 1 हफ्ते तक कम से कम। तो अभी मैं जितना पढ़ सकता हूँ मैं आगे का भी अभी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वंस पेपर हो गया तो उसके बाद तो कोई आपका फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो आप जितना उस टाइम पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए। उस टाइम आप भूल जाइए कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। खाना खा के सो के पढ़िए। मैं तो थोड़ा सोना भी स्किप कर देती थी, कम कर देती थी। मैं एडवाइस नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगता है कि सिलेबस इतना है और मेरा उतना नहीं हुआ, तो थोड़ा सा हम सोना एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा पेपर के दिन तो ऑब्वियसली सोकर जाना चाहिए, बट पेपर से जो 10-15 दिन पहले का टाइम होता है, अगर हम थोड़ी सी नींद कम कर करके थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा ही है, हमारे को एंड में उसका फ्रूट मिलेगा मेरे ओपिनियन में। ये नहीं कि हम 2 महीने तक नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करें। 2 महीने तक तो नींद नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती, लेकिन लास्ट के 10 दिनों में हो सकती है। लेकिन मैं मेंटल हेल्थ की बात करना चाह रही थी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो मेंटल हेल्थ के बारे में आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप एक दिन पढ़ते हैं तो उस दिन में ऐसा मत करिए कि मैं आज पढ़ रहा हूँ, कल पढ़ रहा हूँ, परसों पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ, यही करे जा रहे हो आप। ये आप मत कीजिए। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया था। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा एक नर्वसनेस डेवलप हो जाती है। तो वो नर्वसनेस जो डेवलप हो जाती है तो वो आपका दिमाग को ऐसा लगता है कि अगर आप लगातार पढ़े जा रहे हो और स्ट्रेस में हो तो वो दिमाग ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में चला जाता है। लेकिन अगर आप कुछ रिलैक्सेशंस ले रहे हो, आप बीच में अपना एंजॉयमेंट कर रहे हो, तो आपके दिमाग को एक रहेगा कि हाँ मैं अभी रिलैक्स माइंड में हूँ। तो वो नर्वस स्टेट में नहीं जाएगा आपका दिमाग, वो फ्लाइट मोड में चला जाएगा वरना, और आप स्ट्रेस में रहोगे, फिर आपको एंग्जाइटी वगैरह डेवलप हो जाएगी। तो आई वुड से कि आप एग्ज़ाम को जितना कामली देंगे, अपने आप को इक्वल वैल्यू देते हुए, ये नहीं सोचकर कि यूपीएससी तो एक बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, मतलब सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और मैं उसके सामने एक छोटी सी चीज़ हूँ। आप ऐसे मत सोचिए। यूपीएससी जहाँ है वहीं आप भी हैं, ठीक है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि मैं ऐसा शुरुआत में सोचती थी और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने माइंडसेट को जो चेंज करा है उससे मेरा क्लियर हुआ है। मैंने मेहनत फर्स्ट अटैम्प्ट में भी बहुत करी थी और मैंने थर्ड अटैम्प्ट में भी बहुत करी है, लेकिन मैंने अपना माइंडसेट चेंज करा है। और एक्चुअली मैं कहूँगी कि मैंने थर्ड अटैम्प्ट में रिलैक्स ज़्यादा करा है, मतलब पढ़ने के साथ साथ। तो अगर आप रिलैक्सेशन करते हैं, आपको जो भी पसंद है, आपको बुक पढ़ना पसंद है, आपको टीवी देखना पसंद है, आपको बाहर जाना पसंद है, तो आप उसके लिए आधा 1 घंटा अपने दिन में निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में थी, मैंने किसी टॉपर की ये बात सुनी थी
और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत गलत एडवाइस है, मतलब मैं पढ़ने की जगह कुछ और चीज़ करूँ, मुझे ऐसा लगा कि ये गलत बात है और मैं नहीं मानूंगी इस बात को। बट सीरियसली मुझे ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से समझ में आई है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे यू विल गेट बर्नट आउट, और अगर आप बर्नट आउट में ही पढ़ते रहेंगे तो भी आपकी फुल एफिशिएंसी नहीं रहेगी, ना ही पेपर से पहले और ना ही पेपर के टाइम। और उसके अलावा मैं कहूँगी कि अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ठीक है। मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट जो थे प्रीलिम्स में, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मेरा कैसे होगा, तो मेरा बहुत टाइम रोने में ही चला जाता था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो इस तरीके की नर्वसनेस में कोई टाइम नहीं जाना चाहिए आपका, इससे कुछ होगा नहीं, नर्वसनेस से और नर्वसनेस ही आती है, कुछ और अच्छा नहीं आता। तो फॉर दिस आई विल से कि प्लीज़ कीप समवन क्लोज टू यू जिसमें आप बिलीव करते हैं और जो आप में आपसे ज़्यादा बिलीव करता है। मेरे लिए वो मेरे पेरेंट्स थे जो आपके सक्सेस के लिए एक्चुअली हैप्पी है। ऐसे नहीं कि आपने पकड़ लिया किसी को और वो खुद ही अपने में इनसिक्योर है कि मेरा भी हो जाए और इसका भी हो जाए। ऐसे दोस्तों को मत पकड़िए, ऐसे दोस्तों को पकड़िए जो आपके लिए खुश रहें चाहे उनका हो या ना हो। तो ये होती है सिक्योरिटी, और इस टाइप की फ्रेंडशिप आपको हमेशा काम आएंगी। और इस तरीके के लोग अगर आपके पास हैं तो आपके लिए बहुत, इससे अच्छी चीज़ कोई है नहीं इस जर्नी में, क्योंकि इस जर्नी में फ्रस्ट्रेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है और आदमी को डर भी लगता है बहुत ज़्यादा। तो आप किसी ऐसे इंसान से शेयर कीजिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा चाहता है और आप पे आपसे ज़्यादा बिलीव करता है, और वो आपको तब विश्वास दिलाएगा जब आपको अपने ऊपर डाउट होगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये मेंटल हेल्थ की जो चीज़ें अक्सर यूपीएससी की जर्नी में इग्नोर कर दी जाती हैं, इनको आप इग्नोर मत कीजिए। आप अपने आप को भूल मत जाइए जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कंटिन्यू बीइंग योरसेल्फ, ठीक है, एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद समबडी एल्सेस जर्नी। आप अपने दोस्तों से या जो आपके साथ कोई एस्पिरेंट है उससे या कोई जो अलग ही बन चुका है उससे, इन तीनों से ही अपने आप को मत कंपेयर कीजिए, सबकी इंडिविजुअल लाइफ है, ठीक है। एंड आई वुड लास्ट में बस ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंटली और कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने ऊपर, देन आई एम प्रिटी श्योर कि आप सबका हो सकता है, और कोई इसमें अलग कोई मैजिक नहीं है जो चाहिए, बस आप ये कीजिए। एंड आई होप कि आप सबके अच्छे रिजल्ट आए एंड ऑल द बेस्ट। इसको डाउट्स लेने, डाउट्स हैं कोई? सी सेट, तो सी सेट के लिए मैं एक्चुअली बताना चाहूँगी कि मेरा जब सेकेंड अटैम्प्ट था उसमें मेरा 1 मार्क्स से नहीं हुआ था, तो लेकिन जब मैंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट आंसर कीज देखी थी तो मेरे उसमें 110 बन रहे थे। अब 110 तो कभी नहीं गई यूपीएससी कट ऑफ, मतलब रिसेंट ईयर्स में, तो मैंने सोचा कि मेरा सी सेट के कारण ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने थर्ड अटैम्प्ट के लिए पहले से सी सेट की बहुत अच्छी तैयारी करी थी। ऐसे बाद में मुझे पता चला कि मेरा 1 नंबर से रह गया था जीएस में, सी सेट तो मेरा हो गया था। बट इससे मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ताकि वो जो फीलिंग आई मुझे उस टाइम कि मेरा सी सेट के कारण नहीं हुआ और मेरा जीएस हो गया, ये इससे ज़्यादा गंदी फीलिंग तो कोई हो नहीं सकती। तो इस फीलिंग को अवॉइड कीजिए एंड सी सेट की तैयारी कर लीजिए। सॉरी मैं आपके क्वेश्चन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई, बट मेरे को लगता है ये एडवाइस मेरे को देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया। तो ये चीज़ है सी सेट के लिए। एंड सी सेट में आप क्या कीजिए कि सी सेट में आप बेसिक फार्मूलाज को प्रिपेयर कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो मेरे ख्याल से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे ज़्यादा रिस्की लगता था, मैं अक्सर जो मार्क करती थी आंसर अलग निकलता था, लेकिन मेरे ख्याल से लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स बहुत रिलायबल हैं, तो आप उनको कीजिए, क्योंकि वो आप अगर सॉल्व करके कर रहे हो तो वो आपका आंसर सही ही निकलेगा। तो एक्चुअली मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने सी सेट के नोट्स डाले थे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ पे सी सेट के मैंने 10 या 20 पेजेस के नोट्स हैं आई थिंक, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज कवर करे हैं। अगर क्लियर नहीं भी हैं वो तब भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ओके ये मेन टॉपिक्स हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए 5 सी सेट के और आप उनको एक बार एनालाइज करिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन पूछते हैं प्रीलिम्स में वो सी सेट में वो लोग, उसके अलावा नंबर सिस्टम है वो पूछते हैं, होल नंबर और ये सब जो नंबर्स होते हैं अलग अलग उनके बारे में। तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए फॉर्मूला वाइज, तो आपका इससे हो जाएगा। और फिर आप थोड़े से घर पे पेपर दे दीजिए मॉक। जैसे आपने अभी ऐसे के लिए बताया था, ऐसे में जैसे कई बार क्या होता है, कोई हिंदी की लाइन कोई हमारे पास बहुत अच्छी होती है, कोई संस्कृत का कोई कोटेशन हो गया, इंग्लिश के भी होते हैं, तो ऐसे हिंदी या इंग्लिश, हिंदी वाले या संस्कृत वाले कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है अगर ऐसे में, तो उसको कैसे कोट करते थे आप मेरे ओपिनियन उसको लिख दीजिए और फिर उसके बाद ब्रैकेट्स में उसका एक इंग्लिश वर्जन भी लिख दीजिए ट्रांसलेशन, पर आप हिंदी लिख सकते हैं, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट में जो कहते हो लिख सकते हैं उसको। हाँ, लेकिन मतलब ये नहीं कि पूरा ही आप लिखने लग गए, बस वो जो कोटेशन है या श्लोक है वो आप मेंशन कर दीजिए, बट ब्रैकेट में आप साथ में इंग्लिश भी लिख दीजिए। Congratulations, ma'am, on your. Ma'am, I would like to ask that, ma'am, in coaching we are being taught different subjects
Like in, for instance, in first week, say polity, in second geography, and then history. So, different subjects. Ma'am, should we be studying different subjects simultaneously with coaching, or ma'am, should we be completing one subject first and then moving to another? तो ये चीज़ होती है अक्सर कोचिंग में, तो इसके लिए मतलब मैंने एक बार कोचिंग लगाई थी, बट फिर मैंने तो गिव अप कर दिया। मैंने तो सेल्फ स्टडी करी, मुझे कोचिंग ना सूट नहीं करी। तो मुझे यही प्रॉब्लम थी कोचिंग से। मैं इससे गलत एडवाइस नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग माई एक्सपीरियंस कि मुझे भी ये सूट नहीं करता था कि मैं एक सब्जेक्ट मतलब टूट टूट के हो रहा है, मेरे को एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ना पसंद था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी पर्सनल चीज़ है। कुछ बच्चों को लगता है कि हमारी वैरायटी बनी रहे, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये इश्यू है कि मुझे सही नहीं लग रहा कि मैं एक हफ्ते पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, एक हफ्ते हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप क्लास में अपना अटेंटिव रह के सुनिए, लेकिन आप अपने घर पे जाके अपना पॉलिटी पूरा कर लीजिए। और सपोज आपको आधा पर्दा भी समझ आया, तो आपका जब नेक्स्ट टाइम पॉलिटी आएगा तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। और हिस्ट्री आप सुनते रहिए क्लास में, फिर जब आप पॉलिटी के बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रहेगा कि आपने उस टाइम का रिकॉल हो गया आपको, तो एक तरीके से आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी। तो वो आप डिसाइड करिए कि आपको घर जाके क्या पढ़ना है। अगर आपको हाफ हाफ करके सूट कर रहा है तो आप वैसे ही कंटिन्यू करिए जो आपकी क्लास में चल रहा है। अगर आपको लगता है आपको 1 जाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरे 2 इश्यूज़ थे। फर्स्ट मैंने कॉन्फिडेंस का बताया आपको, और कॉन्फिडेंस एक्चुअली बहुत मेजर इशू था। मुझे जो आता था मैंने वो भी गलत मार्क करके आ गई थी। मैंने घर आके देखा एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस थे जो मैं कर सकती थी सही, और मैं 5 क्वेश्चन सही कर देती तो मेरा निकल जाता प्रीलिम्स, तो एटलीस्ट मेंस ना निकलता तब भी, ठीक है। बट ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि मैंने उस टाइम मॉक्स बहुत कम दिए थे, मैंने सिर्फ 7-8 मॉक्स देकर गई थी मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ लूँ, मैं फिर मॉक दूँ, मैं पढ़ लूँ फिर मॉक दूँ, और वो पढ़ाई होती रहेगी, वो पढ़ाई का कोई एंड नहीं है। तो इसलिए आई वुड से कि जब आप वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सपोज पॉलिटी पढ़ लिया तो आप उसका सेक्शनल दो, और फिर आपने इन्वायरमेंट पढ़ लिया आप उसका सेक्शनल दो। और सब मैंने क्या किया था, अपने थर्ड अटैम्प्ट में मैंने सपोज मैंने सोचा कि मैं 30 टेस्ट दूंगी, तो मैंने जो 60 डेज थे प्रीलिम्स से पहले उनमें मैंने हर दूसरे दिन के लिए रख दिया था कि मैं टेस्ट दूंगी। तो हर दूसरे दिन मैं टेस्ट देती थी। सपोज अब पॉलिटी है तो वो तो 4 दिन में कवर होगा, तो जो सेकंड डे है उस दिन मैं क्या कर रही थी, उस दिन मैंने फुल टेस्ट दे दिया, और जब मेरा 4th डे पूरा हो गया पॉलिटी तब मैंने पॉलिटी का दे दिया। तो इससे क्या हुआ, बीच में मैंने फुल टेस्ट दिया है, तो ये बहुत नर्वस लगता है कि बिना पढ़े फुल टेस्ट कैसे दे दें, बट आपने पूरे साल तो पढ़ा है, तो पूरे साल पढ़ा है आपने, तो फुल टेस्ट देने से क्या प्रॉब्लम है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बुरे नंबर आ जाएंगे, तो अच्छा है आपको पता चल जाएगा आपके किस में ख़राब आ रहे हैं और किस में अच्छे आ रहे हैं। आपने फुल टेस्ट दे दिया, सपोज आप ऐसा करिए कि जब प्रीलिम्स की आप तैयारी शुरू करने वाले हैं 60 डेज आप रख रहे हैं, 90 डेज रख रहे हैं, उसमें सबसे पहले फुल टेस्ट दे दीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ओके मेरा हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा पॉलिटी बहुत वीक है, मेरा एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है, मेरा इकोनॉमिक्स वीक है, सो यू कैन ईजिली डिवोट टाइम। तो फुल टेस्ट आपको बीच बीच में देते रहने चाहिए। ये मेरी फर्स्ट प्रीलिम्स से थी। सेकंड प्रीलिम्स से मेरा ये इशू था कि आई अटेम्प्टेड मोर देन आई कुड, तो मेरे को रॉन्ग ज़्यादा हो गए थे, मेरे 1 मार्क्स से रह गया था प्रीलिम्स सेकंड अटेम्प्ट में। तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने 93 क्वेश्चंस करे थे एंड कट ऑफ 92 गई थी और मेरे 91 आए थे। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको उतने करने चाहिए जितने आप कर सकते हैं सही, और ये आपको पता चलेगा मॉक्स दे देकर। तो अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने चाहिए तो वो आपके अच्छे नंबर आते हैं, बट आई वुड से कि उनकी एडवाइस वो उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। आपकी एडवाइस आपके लिए किसकी सूटेबल है वो आपको पता करना पड़ेगा मॉक्स दे देकर। तो आप मॉक दीजिए, उसमें आप एक में 80 कीजिए, एक में 85 कीजिए, एक में 90 कीजिए, एक में 95 कीजिए, एक में 100 कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे इसमें इस तरीके से अच्छे आते हैं, मेरी इतनी एलिमिनेशन पावर अच्छी है। आपको ये आइडिया लगने लगेगा धीरे धीरे। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी एक गलती और भी थी कि मैंने उसमें 70 करे थे, तो 70 तो बहुत कम है। थर्ड अटैम्प्ट में मैंने 80 करे थे, तो 80 में मेरे को बहुत नर्वसनेस थी, लेकिन मेरा जो है रहा है कि मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा है और मेरी एलिमिनेशन में थोड़ी सी मेरी गलतियाँ ज़्यादा हो जाती है अगर मैं ज़्यादा करूँ तो 80 में भी ऐसा तो नहीं है कि 80 आते होते हैं, 40 आते होते हैं मैक्सिमम, और उसके अलावा जो 40 होते हैं वो तो गेस करने ही पड़ेंगे। बट जब आपने 80 कर लिया तो उसके बाद आप एक बार सोचिए कि मैं और गेस वर्क करूँ या ना करूँ। और जब मैंने 80 करे तो मेरे उस साल हाईएस्ट आए थे प्रीलिम्स में, इस साल मतलब कि 96 आए मेरे। तो ये आपको पर्सनल है, आपको पता करना पड़ेगा कि आप कितने कर सकते हैं और कितने में आपका सही रहेगा, कितने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। शी वाज आस्किंग समथिंग। Note down the course or poem or certain stories that can be used in most of the topic of the essay in answer writing.
ओके तो कोटेशंस के लिए मैं ये करती थी कि एक तो जैसे सपोज़ कहीं से वैल्यू एडिशन मटेरियल लिया, सपोज़ विजन का एससी का मैंने मटेरियल देखा था, तो उन्होंने विमेन के ऊपर 5-6 कोटेशन दे दी, तो वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और तो वहाँ में उसमें ऊपर एक कोटेशन आती है, वो आप ले सकते हैं। और उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप कोटेशन सर्च करिए पीडीएफ करके किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो उनकी पीडीएफ आ जाती है पूरी की पूरी, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, आपके लिए जो हेल्पफुल है। और मैंने भी अपनी मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसमें मैंने अपने कोटेशंस का डाला है, आप वो भी देख सकते हो। मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से डाला है कौन कौन सी कोटेशंस है, तो उसमें लेकिन थोड़ी सी इशू ये है कि उसमें कोटेशंस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इतनी सारी लर्न करी है या आपको इतनी सारी लर्न करनी है, आप उसमें से जो आपको पसंद है वो निकाल के कर सकते हैं। और इससे मुझे बात याद आई, मैं आप लोग को बीच में बात करना चाहती हूँ अबाउट करंट अफेयर्स। आई थिंक मैंने करंट अफेयर्स को मेंशन नहीं करा है। करंट अफेयर्स के लिए आई वुड से कि प्लीज़ आप न्यूज़पेपर्स रिलीजियसली पढ़िए डेली। मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत हेल्पफुल है। हाँ, कभी कभी स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में 2-4 दिन स्किप हो गया तो बर्डन ले लिया उसका, कभी कभी तो नेचुरली सबका स्किप होता है, बट ओवरऑल पूरे साल आपको पढ़ना चाहिए। उससे आपको जो बेस डेवलप होगा वो आपका किसी भी और वे में डेवलप नहीं होगा। और जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो वो आपके आंसर्स में शो होगा, क्योंकि क्या होता है कि हर चीज़ तो हमारी पढ़ी हुई नहीं आएगी मेंस में और प्रीलिम्स में, लेकिन जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है हो सकता है वो उसमें कवर हो जाए। और उसको मैं सप्लीमेंट करती थी एक करंट अफेयर्स मैगजीन से। तो ये मेरा करंट अफेयर्स का था। आप पूछें। मैम मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे कि मैगजीन्स हो गई इंस्टीट्यूट्स की, उसके बाद PIB, PRS और बहुत सारे रिसोर्स। मैम आपने कौन कौन से फॉलो किए थे? करंट अफेयर्स के लिए मैंने जैसे बताया अभी कि मैंने एक न्यूज़पेपर और एक मैगज़ीन, ये होता है कि हम और मैगज़ीन ले लें मैम योजना वगैरह वो भी है तो मैंने क्या किया था, आई वुड से कि मैंने तो फर्स्ट अटैम्प्ट था तब मुझे भी था ये बहुत, तो क्योंकि एक्चुअली मेरे पास कोई ऐसे पर्सनल गाइडेंस नहीं थी तो मैंने खुद ही हिट एंड ट्रायल करके करा है, इसलिए आई कैन से कि मुझे भी था ये इनिशियली। एंड मैंने फिर विजन की मैंने एक ली थी और एक मैंने इनसाइट्स की ली थी, योजना भी मैंने ली थी, और मैंने ये चीज़ 2 महीने करने की कोशिश करी। एंड आई विल से कि इसके बहुत ही कम बेनिफिट्स हैं, इसका बहुत ही मिनिमल बेनिफिट है और उतना बेनिफिट आप पेपर में निकाल भी नहीं पाओगे। जो आपका एफर्ट 2 मैगजीन में जाएगा पढ़ने में, उतना पेपर में नहीं निकाल पाओगे उसका। तो आप कोई भी चीज़ करो प्रिपरेशन करते समय, तो आप ये चीज़ सोचना कि आप जितनी उसमें इनपुट दे रहे हो क्या आपको उसमें उतना इनपुट एटलीस्ट मिलेगा या उससे ज़्यादा। अगर आपको लग रहा है कि मैं जितनी इनपुट दे रहा हूँ उससे उतना मुझे उसका 1/2 भी आउटपुट नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। और ये बात मुझे रियलाइज़ हुई जब मैं 2 मैगजीन्स पढ़ रही थी 2 इंस्टीट्यूट की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल 80% चीज़ें उनमें सेम होती हैं, और वो जो 20% या 10% चीज़ें अलग होती हैं उनके पीछे रश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी UPSC कुछ अलग ही निकाल लेगा आपके 50 क्वेश्चंस के लिए, तो वो जितनी मैगजीन पढ़ लो वो उनमें मेरे को लगता मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो आपको लगता है कि आप इतनी मैगजीन पढ़ के जाओगे आपको याद रहेगा। तो आई वुड से कि स्टिक टू वन, बाकी ऑब्वियसली इट इज़ अ पर्सनल कि आप डिसीजन कि आप क्या करोगे। और मैम सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे कि मेंस के पेपर में 2 पेपर एक ही दिन होते हैं ना, जैसे GS1 GS2, तो मैम उनके बीच में जो टाइम होता है, जो गैप होती है, उसमें रिवीजन और मैम मतलब एंजाइटी फियर वो होता है, तो उससे कैसे डील करना चाहिए उन सब चीज़ों से? तो जब 2 पेपरों के बीच का टाइम होता है उसमें सबका पर्सनल डिसीजन होता है कि क्या करना है। मैं रिवाइज करती थी, कुछ बच्चों को मैं देखती थी वो बाहर खड़े होकर बातें करते थे रिलैक्स करने के लिए। आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन। अगर आपका अच्छे से रिवीजन हो रखा है पहले से तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। आई वुड से कि आप उस टाइम पे फोकस मत कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका पेपर 1 कैसा हुआ है, क्योंकि वो तो हो चुका, और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मेन। तो मेरे को बहुत होता था अंदर से, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी पेपर देने जैसे मैंने बताया, तो मुझे अंदर से बहुत होता था कि मैं अपनी मम्मी को बताऊं कि मैंने ऐसा पेपर 1 देकर आई हूँ, और मेरी मम्मी मुझे एकदम रोक देती थी कि पेपर 1 की अभी कोई डिस्कशन मेरे को सुननी ही नहीं है। तो आप अपने संग ऐसे इंसान रखिए या अपने मन में आप ठान लीजिए कि मैं पेपर 1 की कोई डिस्कशन फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करूँगा। इससे आपकी आधी एंग्जाइटी ओवर हो जाएगी, क्योंकि पेपर जब आप देकर आओगे ना तब आपके अंदर होगा कि एक पेपर तो हो गया, तब आपको हिट करेगा वो। एंड सेकंड चीज़ जो आने वाला है वो तो आने ही वाला है, अभी 2 घंटे बाद हो जाएगा वो, तो उसकी एंग्जाइटी करने का तो कोई पॉइंट नहीं है। उससे बेटर या तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा लंच कर लीजिए, क्योंकि बीच में फिर दोबारा लिखने जाना है 3 आवर्स, और आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, आप स्मॉल नैप ले सकते हैं, आप फ्रेश हो जाओगे उससे, या फिर आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर सकते हो। मैं उस टाइम पे मेन चीज़ रिवाइज़ करती थी। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता था कि जो मेन चीज़ें हैं मैं वो सारी रिवाइज़ करके जा नहीं पाई थी। एंड तक भी मुझे ऐसा लगता है मेरे कुछ नोट्स रह गए जो मुझे रिवाइज़ करने की इच्छा थी, तो मेरे को लगता था मैं रिवाइज़ कर लूँ, मैं जितना कर सकती हूँ, बिकॉज फिर तो पेपर हो जाएगा, फिर तो फ़ायदा नहीं बचेगा उस नोट्स का। तो अब वो नोट्स गए, अब जो नहीं पढ़ पाई मुझे उनके लिए अभी भी थोड़ा दुख होता है। तो
आई वुड से कि प्लीज़ आप पढ़िए उस टाइम पे। मेरे को तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी कुछ बच्चों को लगता है उन्हें रिलैक्स करना चाहिए, तो वो भी आई थिंक अच्छा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती हूँ। बट मुझे पर्सनली लगता है कि जो टाइम पेपर से पहले मुझे मिला मुझे उसमें पढ़ना चाहिए। एक बार मेंस हो जाएगा उसके बाद आप, मेरे को लगता है 1 महीने तक कोई पढ़ता है बिल्कुल भी, तो उस 1 महीने में आप जितना एंजॉय करना है कर सकते हैं। तो एंग्जाइटी भगाने के 2 तरीके हैं, आप रिलैक्स कीजिए, लंच कीजिए, सो सकते हो आप थोड़ा सा, और आप रिवाइज कर सकते हो। कुछ और करोगे तो ध्यान हट जाएगा। मैम आपने ऑप्शनल के लिए कुछ बताया नहीं? ऑप्शनल की मैंने इसलिए नहीं बताया बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबका एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा। मैम मेरा एंथ्रो आपका एंथ्रोपोलॉजी है, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाली है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप L2A की सर्च कर सकते हो। उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा होलिस्टिकली बताया है, वो पूरी 2 आवर्स की वीडियो है। आप मेरा नाम डाल के L2A लिख देना, और उसमें मैंने पूरा अच्छे से बताया है। और बाकी मैंने अपने एंथ्रोपोलॉजी के पेपर्स जो हैं वो मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं। और उसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि मेरे जो नोट्स हैं उनके मैं थोड़े सेक्शन डाल पाऊँ टेलीग्राम पे, पूरे में नहीं डाल सकती हूँ। मेरे 3 मोटे मोटे रजिस्टर थे, बट आई विल ट्राई कि मैं कुछ सेक्शन उनके जो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जो इजीली नेट पे नहीं मिलते हैं या किताबों में जो मैंने सर्च करे हैं, मैं उनको आप लोगों के संग शेयर करता हूँ। जी, इंटरव्यू हाँ मैंने मिस कर दिया था, ठीक है। तो इंटरव्यू के बारे में बता देती हूँ आपको। इंटरव्यू मेरा फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, क्योंकि जिसको मैं बताती थी तो 50% लोगों का तो ये रिएक्शन होता था कि ओ फर्स्ट डे है, बस इतना ही। तो मतलब वो ऑल द बेस्ट भी नहीं विश करता था फर्स्ट डे सुनकर। तो और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जब तक मॉक ही नहीं शुरू हुए होते हैं, वो कहते हैं कि आपका मॉक 5th को है, हम तो 8th से, आपका इंटरव्यू 5th को है, हम तो 8th से शुरू कर रहे हैं मॉक्स लेना। तो मतलब हमारे लिए तो इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं केयर करते फर्स्ट डे वालों के लिए। तो बट व्हाट आई वुड से इज़ कि जब आपका मेंस का रिजल्ट आने वाला है उससे पहले ही आप थोड़ी सी अपने डैफ को प्रिपेयर कर लीजिए। ये करने में आपको बहुत एक तो डाउट रहेगा कि यार मैं डैफ प्रिपेयर कर रहा हूँ और पता नहीं मेंस होगा या नहीं होगा। बट अगर आप ये कर लोगे तो क्या होगा कि आपका अगर मेरे जैसे फर्स्ट डे पड़ गया या फर्स्ट वीक में पड़ गया तो आप जो है बहुत ज़्यादा शॉक में नहीं आओगे सडन, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, हमेशा 1 मंथ का टाइम होता है रिजल्ट से इंटरव्यू के बीच में, इस बार सिर्फ 2 वीक्स का ही गैप था, 2 वीक्स से भी कम का ही था। तो वो टाइम में आपको फिर प्रैक्टिस भी करनी है बोलने की, मॉक्स भी देने जाना है, करंट अफेयर्स भी करने हैं। तो मैंने मेनली ये किया था, मैंने अपने डैफ को प्रिपेयर करा था बहुत ज़्यादा होलिस्टिकली, मतलब कि नाम, स्कूल, कॉलेज का मीनिंग क्या है, ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, और अपनी जो हॉबीज़ हैं वो मैंने हॉबीज़ में 2 हॉबीज़ लिखी थी। एक मैंने लिखा था पोएम राइटिंग, एक मैंने लिखा था रीडिंग बुक्स, तो उनको मैंने प्रिपेयर करा था अच्छे से। और उसके अलावा जो हमारा होता है कि हम क्यों सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, इस टाइप के जो ह्यूमन रिसोर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं कि वाई सिविल सर्विसेज एंड आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। और उसके अलावा कि आपने अपनी प्रीवियस जो आपकी फील्ड थी, ग्रेजुएशन जो आपने जिसमें किया, वो क्यों नहीं आप परस्यू कर रहे हो, अब ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब आपके डैफ के पार्ट होते हैं, ये मैंने प्रिपेयर करे थे। उसके अलावा जो उस टाइम पे करंट अफेयर्स चल रहे थे, जो मेन चीज़ें थी, ये नहीं कि अगर विजन ली तो उसको पूरा पढ़ने बैठ गए, लेकिन जो आपके स्टेट से रिलेटेड है, सपोज मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली में कुछ है, मेरे पेरेंट्स की जो स्टेट है वहाँ से कुछ है तो वो। और उसके अलावा करंट अफेयर्स में जो बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिया ने अगर पंचमृत के गोल्स बताए, या उस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी वो, तो वो इस टाइप से मैंने प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट चीज़ मैंने की थी कि मैंने घर पे शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करी इंग्लिश में, एंड देन मैंने अपने पेरेंट्स को मैं बिठाती थी। एंड आपने नोटिस किया होगा उस टाइम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो PDF निकाल देते हैं कि ये सब पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो वो एक PDF में अपने पेरेंट्स को पकड़ा देती थी और उनको बोलती थी आप इसमें से कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लो मेरे से। तो बिकॉज इंटरव्यू में वो रैंडम पूछेंगे और लाइन वाइज तो वो नहीं पूछेंगे, तो मेरे को एक सडन क्वेश्चन का एक्सपीरियंस रहेगा। ये मैंने घर पे किया था। फिर मैंने मॉक दिए थे, मैं ज़्यादा नहीं दे पाई थी, बच्चे 10-15 देते हैं, मैं 3-4 ही दे पाई थी। मैं 4 मैंने मॉक्स दिए थे। मॉक्स देने हेल्पफुल होते हैं, मॉक्स देने से आपको अपनी कमियाँ पता चलती हैं। मॉक्स आप एक्सेस में मत दीजिए, मुझे तो चांस नहीं मिला एक्सेस में देने का, बट आई थिंक आपको 3-4 मॉक्स में काफ़ी अच्छे से पता चल जाता है कि वेयर यू स्टैंड एंड यू कैन इम्प्रूव। जैसे फर्स्ट मॉक में जो मुझे अपनी गलती पता चली वो मैंने अपनी सेकंड में इम्प्रूव करी, और जो सेकंड में मुझे पता चली वो मैंने थर्ड में इम्प्रूव करी। तो इस तरीके से मेरा 4th मॉक हुआ था वो मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए करना चाहिए। बाकी इंटरव्यू के लिए मेन चीज़ ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो वो पता चलता है, और अगर आप नर्वस है तो पता चलता है। तो मैं जब इंटरव्यू देने गई थी तो मैम ने मेरे से काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा था, हालांकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर किया था, बट शी आस्क्ड मी कि टेल मी समथिंग। मेरा बैकग्राउंड IT में है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल मी समथिंग विच यू कैन इमेजिन एज एन IT प्रोफेशनल दैट विल हैपन इन 40-50 ईयर्स फ्रॉम नाउ, बट आई कैन नॉट इमेजिन दैट। तो पहले तो मेरे को बिल्कुल नहीं स्ट्राइक करा, क्योंकि मैंने इस टाइप का प्रिपेयर नहीं करा है। आई डोंट नो इफ इट्स अ जनरल क्वेश्चन, बट मेरे को नहीं पता था और मेरे पास लिमिटेड टाइम था। सो मैं बहुत स्टम्प्ड थी उस टाइम पे, एंड मैंने सोचा कि मैम को मैं एक जनरल आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो उन्होंने मुझे रोक दिया उसी टाइम। मैंने कहा नो सुरभि, डोंट टेल मी ऑल दीज थिंग्स, टेल मी वन थिंग विच ओनली यू कैन इमेजिन एंड आई कैन नॉट।
तो मैंने फिर उनको बताया कि मैम मेरे दिमाग में मैंने सोचा कुछ तो बोलना पड़ेगा. सो आई जस्ट थॉट एंड आई टोल्ड हर कि मैम मेरे ओपिनियन में हम 50 ईयर्स में देख सकते हैं कि इलेक्शंस ब्लॉकचेन से हो सकते हैं. ये एक इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल है और ये मेरे को याद आया RSTV से, क्योंकि मैं RSTV देखा करती थी पहले बिग पिक्चर. तो थर्ड अटेम्प्ट में तो मैंने नहीं देखा, थर्ड टाइम में मैं उस टाइम को रिलैक्सेशन में लगा दिया मैंने. लेकिन हाँ, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मैं देखती थी, तो उससे भी काफ़ी अच्छा बेस बनता है आपका, अगर बनाना है तो आपको बेस, और वो मैंने वहाँ से सजेस्ट किया था. तो इस तरीके से होता है इंटरव्यू में. क्या चीज़? सॉरी, बिहेवियर मतलब बोर्ड मेंबर्स का बिहेवियर. फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब वो लोग बहुत ही ज़्यादा आई थिंक हमसे सीनियर होते हैं, तो आई थिंक आई एम नॉट अ वेरी गुड जज ऑफ हाउ दे बिहेव, बट स्टिल आई विल से कि मतलब ओवरऑल कॉर्डियल होता है, बट मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी फील हुआ. मैम बहुत स्ट्रिक्टली एनालाइज करती हैं, तो जैसे कहते हैं इंटरव्यू में स्माइल करते रहना चाहिए, तो वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैम मुझे लगातार देख रही थी. तो आई वॉज नॉट एबल टू स्माइल कि एक्स्ट्रा में मुझे लगा कि मैं एक्स्ट्रा स्माइल करूँगी तो मैम को लगेगा ये बेवकूफ़ बना रही है मुझे, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा स्माइल नहीं किया. बाकी वो लगातार देख रही थी, मैं कुछ भी बोलती थी तो उनकी आंख ऊपर नीचे हो जाती थी, तो मैं बहुत कॉन्शियस थी कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही हैं. तो यूजुअली मैं मॉक्स में जितनी कॉन्फिडेंट होती थी मैं उतनी इंटरव्यू में नहीं थी, थोड़ी सी मैं कम थी, वरना मुझे लगता है वो थोड़े मुझे और अच्छे नंबर देती. बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, वो अच्छे नंबर दिए उन्होंने. शी गेव मी 176, आई एम हैप्पी, ठीक है. एंड बाकी वो ये चीज़ है कि वो लोग अच्छा एनालाइज करते हैं. मुझे घर जाके बहुत वो था कि उनको ऐसा ना लगे कि मैं ब्लफ कर रही हूँ, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे सपोज पूछा कि आप क्या इमेजिन करते हो, तो टेक्निकली मैंने अपना आइडिया नहीं दिया था, मैंने इलेक्शन कमीशन का आइडिया दिया था. सो आई वॉज वेरी नर्वस, आई वॉज आस्किंग माई पेरेंट्स कि मैम को ये ना लगे कि मैं ब्लफ कर रही हूँ, बट शी गेव मी 176, सो दैट मीन्स शी न्यू कि आई वॉज नॉट ब्लफिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग. सो आई वुड से कि they are very cordial, but it depends on board to board, and some are more strict, but I think more important thing that they are a good judge of character. And the next thing is कि interview is always little personal and individual. So ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी अच्छी पर्सनैलिटी आपकी आपको उतने अच्छे नंबर मिले, और हो सकता है कि आपकी उतनी अच्छी ना हो और आपको उतने अच्छे मिल जाए, उस दिन आप बड़े ही कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट लग रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेंस पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू का कुछ नहीं पता है उस दिन क्या है, उस दिन जो बोर्ड है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, और आपका लक क्या है, उस दिन आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. मेरे को लग रहा था कि वो मेरे से मेरी पोएम सुनेंगे तो मैं सुना दूंगी, और मेरी पोएम बहुत अच्छी है, सब मॉक्स में वो कहते हैं आपने बहुत अच्छा लिखते हो आप, तो मैंने कहा हाँ. तो लेकिन उन्होंने मेरे से नहीं सुनी. मैं सोच रही थी ये मेंबर पूछेगा पोएम, ये पूछेगा, पांचवा आगे किसी ने नहीं पूछी. तो इसलिए मैं कहती हूँ मेंस पे तैयारी कीजिए, और ये मत सोचिए कि वो क्या बिहेवियर रखते हैं, क्योंकि दिस इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल. एनीथिंग एल्स? न्यूज़पेपर कौन से रेफर कर सकते हैं? द हिंदू पढ़ती थी मैं. कि इंडियन एक्सप्रेस आपको पसंद हो वो भी पढ़ सकते हैं. आई वुड से रीड 1. जब इंटरव्यूज का टाइम है देन यू कैन रीड 2-3. एनीथिंग एल्स? कंक्लूजन के लिए जैसे मैंने आपको बताया वो हर सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है. सपोज अगर आप बात कर रहे हैं पॉलिटी की या फिर क्या कहते हैं गवर्नेंस की, तो इसमें सेकेंड ERC के सजेशंस दे सकते हैं कंक्लूजन में. अगर आप बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की या डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो इसमें आप ज्योग्राफी में आप ह्यूमन ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हैं उसको. फॉर एग्जांपल अगर वॉल्कनिज्म है तो आप उससे लिंक कर सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है. और अगर आप बात करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो अगेन उसमें आप सेंडे फ्रेमवर्क जैसे मैंने मेंशन किया वो आप कंक्लूजन में दे सकते हैं. और अगर आप बात कर रहे हैं सपोज हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में अक्सर सुभाष चंद्र बोस पे क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि गांधी जी ने उनको कहा था ही वॉज अ प्रिंस अमंग पैट्रियट्स. तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जब पढ़ते जाएंगे, मैंने बताया सोसाइटी में आप कोटेशन से एंड कर सकते हैं, इवन इन एथिक्स आप कोटेशन से एंड कर सकते हैं. एथिक्स में आप सेकेंड ERC की सजेशंस देकर भी एंड कर सकते हैं. और नीति आयोग की रिपोर्ट जो मैंने बताई थी स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया 75, वो आप इकोनॉमिक्स में एंड कर सकते हैं उससे. तो इस तरीके से आप सजेशन दे. उसके अलावा आपको एक कमिटीज़ की, मेरे पास भी एक लिस्ट है मैं उसको शेयर करूँगी, तो कमिटीज़ की आप लिस्ट को डाल सकते हैं कंक्लूजन में. आप ये बोल सकते हैं इस कमेटी ने ये सजेशन दी थी. आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं कि आप हर कमेटी को खोलकर उसकी सजेशन पढ़ने लग गए. मतलब हर कमेटी वही बताएगी जो बताना चाहिए. तो मैं तो कोई मैगजीन का जो सोल्यूशन है वही उस कमेटी ने भी बताया होगा, तो आप वो सोल्यूशन लिख दीजिए और वो कमेटी ने लिखा ही होगा, क्योंकि सेम ही बातें हैं जो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. तो आप इस तरीके से कंक्लूजन में डाल सकते हैं चीज़ें. मैम ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को कितना रिवाइज करना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, या फिर मतलब ऊपर ऊपर से देख ले थोड़ा बहुत? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में जैसे मेरा इंजीनियरिंग है तो पूरा बहुत लंबा हो जाता है.
ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आई वुड से कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके ग्रेजुएशन की सिविल सर्विसेज में क्या वैल्यू हो सकती है, कैसे एप्लीकेशन हो सकता है। सपोज इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो वो सिविल सर्विसेज में कैसे अप्लाई हो सकता है। दूसरा आपको देखना चाहिए उसमें लेटेस्ट चीज़ें क्या चल रही हैं आजकल। और तीसरा आपको उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कभी कभी वो लोग आपसे, अगर वो वहाँ पे कोई टीचर बैठा है उसी सब्जेक्ट का, तो वो आपसे उसकी डिटेल्स पूछ सकता है। तो आपको एटलीस्ट मिनिमम बातें तो पता होनी चाहिए, वरना वो आपसे बोलेंगे कि ये आपने 5 साल पहले पढ़ा था, आप भूल गए, तो आप आगे ये भी भूल जाओगे जो आपने पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ा है। तो ये चीज़ है, इतना आपको करना चाहिए मिनिमम। टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता दीजिए। हाँ मैं बता देती हूँ, ये मैं इसी बता देती हूँ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है surbhi_goyal_ ऑल इंडिया रैंक 78 या रैंक 78 है शायद, बस चेक कर लेना। मेरा नाम लिख के रैंक 78 लिख देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।